तो वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि आप अपना परिचय नहीं बताएं। अगर मैं पैदा हुई इस इलाके में तो क्या गलत है? क्या मुझे इसलिए जेल भेज दिया जाएगा कि मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूँ? मेरी माँ देह व्यापार करती है, सिर्फ इसलिए मुझे बंदी बनाया जाएगा? कि आपने उस चीज़ को अपने जीवन में ऐसे अपनाया, प्राउड का विषय बना दिया, नॉट कि टैबू। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, और जो ये इस तरह के सवाल करते हैं उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो क्या बदलाव ला पाए हैं। ऐसे नहीं पूछते थे कि बेटा तुम यहाँ कहाँ से आई हो, ऐसे नहीं पूछते। वहाँ डंडे से ऐसे बच्चों को ऐसे किधर से आइए रे। अभी उस वक्त तो लगता था डर, और वो सब डर जमा हो रहे थे मेरे। देखिए मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और कोई ऐसा जगह तो हमारे यहाँ था नहीं, मतलब ये छोटा सा अगर कमरा है तो इसी कमरे में वो सारी दुनिया थी। सेक्स वर्क भी इसी कमरे में होना है। जब कस्टमर आता था तो हम लोग को हटा दिया जाता था कि जिस शब्द को बोलने के समय मेरे कंठ कांपते थे, गला सूखता था, चेहरे लाल हो जाते थे कि सेक्स वर्कर। और आज मैं बिंदास होकर बोलती हूँ कि जी हाँ, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मुझे बहुत गर्व है कि मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूँ। वैसे आपसे बात करके मुझे एक मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है कि रंज से खुगर्ज हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। और कोई देखने नहीं जा रहा, कोई मीडिया नहीं लिख रही कि अगर आपने रेड लाइट एरिया में रेड डाला तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ के बच्चों पे। ये कभी आपने पढ़ा है क्या कहीं? क्योंकि गोल राउंड में था, इधर के लोग यहाँ आए, उधर घर जला दिए। अब उधर का लोग देखा कि इधर आग लगी है तो उधर के लोग उसकी आग बुझाने आए तो उधर का घर जला दिया। अब इधर के लोग इधर गए तो इधर जला दिए। आपको पता नहीं कि आपके तन पे कपड़ा दूसरा कहाँ से आएगा। आपको पता नहीं कि आपका छोटा बच्चा कहाँ है, आपकी माँ जल के बढ़ गई, वो उसका लाश कहाँ है। आपको इस बात की चिंता होगी और आपको सरकार कहेगा चलिए अब आपको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, आइए अब आपका हम चिरंजीवी योजना में नाम कर देते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स लाइए और ये सब कर लीजिए, चलिए आपका हम बच्चे का MBA करा देते हैं, आपको ये जॉब मिल जाएगा। अब क्या करना उस समय आपके लिए लाजमी होगा, बताइए? उनके मुंह से भी निकल गया, अरे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। वो जैसे उन्होंने ये वर्ड बोला, मैंने उनको यही बोला कि व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो क्या जिंदा जला दीजिएगा? उस समुदाय की जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता और आवाज कहीं दिखाई नहीं देती, सुनाई देती, तो मैं रहूं या ना रहूं, सीमा रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनाई सबको देती हमेशा। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था और वो किताब थी चतुर्भुज स्थान। आपको पता होगा बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में चतुर्भुज स्थान बहुत सारे रीजनों से जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे बस एक खास चीज के लिए जाना जाने लग गया और उसे एक टर्म दे दिया गया जो वहाँ का फेमस, जिसको कहते हैं कि रेड लाइट एरिया कह सकते हैं, या इनफेमस हो गई वो जगह। और उसकी चीज़ों को, कुछ उसके इतिहास को कुछ लिखा है कुछ एक लेखक ने जिनका नाम है प्रभात रंजन, और उनके किताब में मैं जब कुछ चीज़ें पढ़ रहा था तो वहाँ पे उन्होंने एक लाइन लिखी थी, कुछ उनके किताब में मुझे कुछ लाइनें मिली थी जो कि ऐसा लिखा गया, इतिहास प्रायः ऐसी जगह पर मौन रहता है जहाँ समाज की प्रतिष्ठा उसे खतरे में पड़ती दिखाई देती है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना कि बस उस चुप्पी को तोड़ा, और ना कि सिर्फ उस जगह की परंपरा या फिर जो भी वहां पे उन्होंने जो देखा, समझा, सुना, उसको ना कि सिर्फ आत्मसात किया, बल्कि उसको उन्होंने एक प्राउड का विषय बनाया। और एक टैग, जो एक टैबू जो लोग समझते हैं कि एक सेक्स वर्कर होना, या उसकी, उन्होंने अपने ऊपर इस चीज को एक बैज की तरह, एक ऑनरिंग बैज की तरह लगाया कि मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूं। तो मैं आज बहुत ही खुशी के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा नसीमा जी को, नसीमा खातून जी को, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर ऑफ परचम हैं और लगातार सेक्स वर्कर्स के रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती आ रही हैं। और भी कई सेक्टर्स में ये अपने मतलब जो भी इनका प्रभाव है, जल्दी से जल्दी चाह रही हैं कि ये अपने असर को बाकी लोगों को तक फैला सके। अभी इन्होंने पुलिस पाठशाला का भी कुछ कार्यक्रम शुरू किया है। तो मैं नसीमा जी का वेलकम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ADS इंडिया के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुशी है कि आपने अपने व्यस्त स्केड्यूल में से समय निकाला
तो नसीमा जी, मुझे लगता है कि जब मैं एक किताब ही पढ़ रहा था, उसमें कहा गया था कि व्यक्ति के जीवन की जो एक दिशा होती है, वो जब तक आदमी 7 साल की उम्र का होता है, लगभग उसकी तय हो चुकी होती है कि 7 साल तक की उम्र में कि वो किधर की ओर जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो जर्नी है, चाइल्डहुड, जो आपकी बचपन जो आपका बीता, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अभी तक की, एक थोड़े कंसाइज फॉर्म में कि बचपन से लेकर के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का सफर, उसके बारे में आप जरा कुछ बताएं। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और ये इस मुद्दे पे बात करना बड़ा मेरे लिए ऑनर की बात है। तो और देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद कि आप भी अपना समय निकाल के हमें सुनेंगे। तो अब जैसे आपने बोला कि बात चतुर्भुज स्थान की और ह्यूमन राइट्स, दोनों अलग तरह के, दोनों क्या पूरब और पश्चिम है, वहां की बात कर रहे हैं, और भी ह्यूमन राइट्स तो बिल्कुल विपरीत है। सिक्के के दो पहलू बोल सकते हैं, जो कि कभी आमना सामना नहीं होता। वो मेरे लिए चैलेंज है। तो मेरा जन्मभूमि और मेरी पैदाइश मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान, जो नामी रेड लाइट एरिया है, एशिया में भी फेमस है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मैं वहीं, मेरा ददियाल है और वहीं पली बड़ी, उसी माहौल में रही। तो जब मैं स्कूल पहली बार जब मेरा दाखिला हुआ था, समझिए कि पहली क्लास में, तो वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि आप अपना परिचय नहीं बताएंगे। परिचय मतलब कि घर का एड्रेस नहीं बताएंगे। तो मैंने बोला क्यों? तो बच्चे, अब सोचो कि 7-8 साल का बच्चा क्या बोलेगा, क्यों नहीं बताना? बाकी बच्चे तो बता रहे हैं, हम क्यों नहीं बता सकते? नहीं बताना है, बस नहीं बताना है। ये जो पहला बात था वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था, क्यों, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। फिर वहां से जो ये क्यों का सफर शुरू हुआ, तो जब भी स्कूल जाते थे तो अपनी सहेलियों के साथ निकलते थे, तो कभी कोई फ्रेंड्स को घर नहीं लाते थे, क्योंकि वो नहीं बताना था ना। तो वो क्यों का जवाब मैंने वैसे तलाश करना शुरू किया, तो पता चला कि हमारी जो सहेलियां थी उनका फीडबैक होता था कि उस रास्ते से, उस मोहल्ले से नहीं जाना। मैं बोलती थी क्यों, तो बोलती थी वहां लड़कियों को पकड़ लेते। तो मुझे लगता था कि मैं भी तो लड़की हूं, मैं उधर से आ रही हूँ, मुझे तो कोई नहीं पकड़ रहा, इसको क्यों पकड़ेगा? तो वो बोलते थे मेरे मम्मी पापा मना करते, उसके मम्मी पापा मना करते थे उस रास्ते से मत गुजारना, मेरे मम्मी पापा मना करते थे कि तुम उसको मत बताना कि तुम इस रास्ते से गुजर के आती हो। तो कभी भी बचपन में दोस्तों को घर लाना नहीं हुआ। तो ये एक दूसरा सवाल था कि मैं क्यों नहीं अपने दोस्तों को घर ला सकती हूँ। नॉर्मली एक बचपन है, मैं अपने दोस्तों को अपने घर नहीं बुला सकती हूँ, उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती, क्यों? तीसरा जो सवाल था कि कभी भी पुलिस रेड हो जाना और उसमें भागो अभियान, बच्चे हैं, अब लड़की थी तो अब छत पर से कूद जाओ, ये भी नहीं सोचते थे कि मेरे टांग टूटेंगे, हाथ टूटेंगे, बस पुलिस से बचना है। रात को 12 बजे या 1 बजे, और वो चैलेंज की उठ के दादी बोलती थी कि उठो, किताब लो, चाहे वो कोई भी किताब हो, अल्ली बे की किताब भी पकड़ा देती है, पढ़ो। तो पुलिस वाले आए ना रात में भी 12 बजे, तो उनको दिखाई देना चाहिए कि पढ़ने वाले बच्चे। अच्छा मैम, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? जैसे मतलब फ्रीक्वेंसी से आप मतलब जैसे रेड का जो पढ़ना होता था वो कभी भी हो जाता? कभी भी सडनली, और जैसे महीनों ना हमारे लिए तो रोज भगदड़ वाली स्थिति रहती थी, रोज, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते थे उस समय। और मुझे क्या, ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो मुझे छत से दूसरे छत पर छलांग लगाना मेरे लिए बड़ा टफ जॉब था। तो बहुत बार तो मुझे धक्का दे दिया गया कि क्योंकि पुलिस वेपर लाइट जला के पूरा जैसे किसी क्रिमिनल को ढूंढते हैं ना, वैसे उस इलाके में रेड होगा। तो बच्चों को भी वो उठा के ले जाते थे। और दूसरी बात कि वो ऐसे नहीं पूछते थे कि बेटा तुम यहाँ कहाँ से आई हो, ऐसे नहीं पूछते। वहां डंडे से ऐसे बच्चों को ऐसे किधर से आइए रे। और आप तो जानते हैं जब नॉर्मल व्यक्ति को पुलिस वाले रफ लैंग्वेज में बात करते तो आप सोचो कि कौन सी गाली यूज करते हो। तो अब चूंकि भारत है, अब भारत में हर माँ बाप, चाहे वो धंधे वाली हो, चाहे वो ठेला चलाने वाला हो, चाहे वो नाला साफ करने वाला हो, वो कतई नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे से कोई बदतमीजी से या उसको
उसकी बेटी को कोई दूसरे तरह से टच करे। अब रात को 12 बजे कौन सा कानून हमें देखने आएगा कि आप बाल हनन हो रहा है, बाल सुरक्षा कानून, और वो पुलिस वाले, उनको कौन बोलने वाला। और उस समय तो हमारे जेहन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हमें तो लगता था ये दुनिया ही अजीब है और हो क्या रहा है। इतने सारे सवाल थे, मेरे जवाब किसी के पास नहीं था। तो और एक रेड कि वो एक दूसरे दिन फिर स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि भाग रहे हैं, तो स्कूल कैसे जाएंगे आप। फिर 2 दिन तक आप पुलिस के डर से इधर उधर आप छुपते जा रहे हैं, स्कूल आपका डाइल्यूट हो रहा है। तो ये सब जो मेरे मन में जो वो सवाल इकट्ठा हो रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं एक पोटला सा बन गया था। तो तैयार हो रही थी आपकी मुझे। तो अभी उस वक्त तो लगता था डर, और वो सब डर जमा हो रहे थे मेरे। देखिए मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वो जो पूरा डर जो मेरा इकट्ठा हो गया ना, वो डर का जो विस्फोट हुआ वो 2002 में हुआ। तब तक मैं बड़ी हो गई थी, मतलब कितनी बोलूं आपको कि 17-18 साल की थी उस वक्त। तो हमारे उसी इलाके में एक आईपीएस आई थी, एएसपी आई थी, दीपिका सूरी, लेडीज थी वो। और उस वक्त तक मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के थोड़ा सा नॉलेज बूस्ट हो गया था, माइक्रो लेवल प्लानिंग पे कैसे काम करते हैं, लीगल कानून क्या है, एफआईआर क्या होता है, किस आधार पे कोई आपको अरेस्ट करता है, संविधान क्या कहता है, तमाम बातें मेरे नॉलेज में थी। तो जब वो रेड हुआ और उस समय जब मैंने देखा कि एक महिला पुलिस होने के नाते आप जो पुलिस फोर्स लेके आ रहे हो उसमें सिर्फ आप ही महिला हो और सब पुरुष है, और अरेस्ट महिला नहीं कर रही है, पुरुष कर रहा है, तो पहला तो ये गलत है। दूसरा लगा कि यार आपने उनको कन्फ्रंट करना शुरू किया, चैलेंज करना शुरू किया। मैंने उनको कुछ नहीं कहा। अच्छा, आप ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने देखा तो मुझे लगा ये गलत है। फिर दूसरा लगा कि जब वहां पे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सेक्स वर्करों की और बोला कि ये धंधा आप अब भी बंद कर दो। फिर उनके साथ कुछ समाज के लोग भी थे जो उन्होंने समाज सुधार कमेटी बना रखी थी, और कुछ एनजीओ के लोग भी थे, क्योंकि पुलिस आया है तो ऑलरेडी उनको काम करना है। और उस इलाके में कुछ घरों को बंद करके उनसे मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण ऐसे नाम लिख दिया गया था। तो उन महिलाओं को कहा कि आप ये धंधा छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हमको कब से काम मिलेगा बताइए। तो उन्होंने कहा, आपस में उन्होंने वही मीटिंग में बाद में चुपचाप से ऑब्जर्व कर रही थी अपने दादी के दुकान पे बैठ के, मेरा घर उसी इलाके में है तो वहीं बैठ के देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि धंधा छोड़ देंगे तो क्या दीजिएगा आप बताइए, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए 6 महीना लगेगा, हमारे सारे प्रोजेक्ट लाइन में हैं, अगरबत्ती का काम शुरू हो जाएगा, मोमबत्ती का काम शुरू हो जाएगा, तमाम काम शुरू हो जाएगा, 6 महीने बाद सब शुरू हो जाएंगे। तो उन महिलाओं ने सरलता से कहा कि ठीक है 6 महीने लगेंगे ना, तो 6 महीने आप हमें दे दीजिए, 6 महीने बाद हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है, बीमार लोग हैं, घर का रेंट देना है, कर्ज का पैसा देना है, कहाँ से देंगे। ये जो जवाब था इधर से वो उस ग्रुप को पसंद नहीं आया। एक अब सोचो ना, आपको कौन बार्गेनिंग कर रहा है, कौन कर रहा है आपसे, एक सेक्स वर्कर जिसकी औकात नहीं। तो उन्होंने कहा कि धंधे वाली होकर आप हमें बार्गेनिंग कर रहे हो। तुरंत पुलिस वैन आई, प्रोसीजर हुआ, उनको लादा, जेल भेज दिया। उसके साथ वहां पे छोटे बच्चे 8 साल के, 9 साल के, वो भी बच्चे जेल गए। ये जो सडनली हुआ ना मीटिंग होते होते, ये दूसरा शौक था मेरे लिए। जब आप जानकारी आपके पास हो जाए और उस जानकारी पे आपकी समझ पुख्ता हो जाए तो आप गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम क्या था कि मैं वहां की बेटी हूँ, स्वाभाविक है कि मोहल्ले में जो बड़े बड़े दादा हैं, नेता हैं, लीडर्स हैं, पुलिस वाले, उनके वर्चस्व के सामने मेरा कोई वजूद नहीं था। तो जब मेरा कोई वजूद ही नहीं था, नॉलेज बहुत सारा था, तो मेरे साथ खरा कौन है। मैं अगर ये सवाल उठाती तो किस आधार पे उठाती, मेरे पास कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इसको मैं अपने लोगों से बात पूछती हूँ तो वो क्या सोचते हैं। तो अपने पास की वो कविता है, शायद मैं भूल रही हूँ, कि अगर बगल के घर में आग लगी हो तो क्या आप अपने घर में आराम से सो सकते हैं। अगर बगल के कमरे में मुर्दा रखा हो
तो क्या आप उसके बगल के कमरे में आराम से सो सकते हैं? नहीं। तो मुझे भी ये लगा कि अगर इस चतुर्भुज स्थान एक बहुत बड़ा इलाका है, उसका एक छोटा सा कोना आपने डिस्ट्रॉय किया और आपने मान लिया कि आपने वेश्यावृत्ति खत्म कर दिया, तो मेरे लिए ये एक पॉइंट था मेरे लोगों से बात करने के लिए कि अगर उस कॉर्नर पे ये हुआ है तो क्या आपके साथ नहीं होगा। तो ये जून जुलाई का महीना था, तपती गर्मी, अभी जैसे उमस है वैसे ही थी। उस समय दोपहर में जब सब सोते थे, अपने घर में धूप के कारण बंद होते थे, उस समय मैं अपने मोहल्ले में घूमती थी। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा ये पागल हो गई है। उनको लगता था कि ये किससे भिड़ने की बात कर रही है ये, क्योंकि दादा, नेता, पुलिस सब पावरफुल लोग हैं, उनके खिलाफ जाके बात करने की औकात तो कहां से होगी। और 2 मिनट में मसल दी जाती मैं। तो मैंने कहा कि भाई मुझे ये इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मुझे तो आपसे पूछना है कि वहां हुआ वो आपके साथ नहीं होगा क्या? अगर आपके साथ, तो उन्होंने बोला अगर होगा तो तुम्हारे पास क्या उपाय है बताओ। तो मैंने बोला उपाय है ना, आप अभी छुप के बैठे हैं, सामने आके बात करेंगे। तो कैसे बात करेंगे? हम बोले अपना पहचान छुपाते हैं, पहचान बताएंगे। ऐसे करते करते हम लोगों ने 1 साल लगाए। अंडरग्राउंड मीटिंग चलता रहा हमारा। अंडरग्राउंड बोलने का मतलब कि लोगों के सामने ये मीटिंग नहीं किया हमने। जैसे मान लिया हम 10 लड़कियां जुड़े, तो आज आपके घर में 2 बजे, क्योंकि 2 बजे सब सो जाता है, तो 2 बजे कोई काम नहीं है, तो एक घर का कमरा कोना खाली मिलेगा, हम 5-10 लोग वहीं इकट्ठा होंगे, तुम चाय बिस्किट खिलाना, वही बात होगा। चूंकि मैं एज ए माइक्रो लेवल प्लानिंग की ट्रेनर थी, मास्टर ट्रेनर, तो मुझे पता था कि एक ग्रुप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उसको मोबिलाइज करना है, कैसे इंक्रीज करना है। तो वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनसे चर्चा शुरू किया। उस समय दिमाग में ह्यूमन राइट्स नहीं था, उस समय तो बस इतना था कि मैं जो हूं उसमें क्या गलत है, अगर मैं पैदा हुई इस इलाके में तो क्या गलत है, क्या मुझे इसलिए जेल भेज दिया जाएगा कि मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूं, मेरी माँ देह व्यापार करती है, सिर्फ इसलिए मुझे बंदी बनाया जाएगा? ऐसा क्या अपराध किया है? मतलब ये ह्यूमन राइट से ज्यादा एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी आप, एग्जिस्टेंशियल एक क्वेश्चन था। ह्यूमन राइट्स नहीं था उस समय, तत्काल यही था कि मेरी जो पहचान है वो कितना घटिया है समाज में, जिसको हम खुद नहीं बोल सक रहे हैं, तो समाज क्या एक्सेप्ट करेगा? तो हमें लगा कि चूहा बिल्ली का जो खेल है इसको बंद किया जाए। तो कैसे होगा? चूहा को बिल्ली के सामने आना ही होगा। तो हमें लगा कि बहुत हो गया बिल में घुसना, अब तो बिल्ली के सामने खड़ा होकर बोलना खा के दिखा अब तुम है तो क्या है। तो ऐसे करके हम लोगों ने 10-20 लोगों को बातचीत करना शुरू, उनको ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, एक लकड़ी को कोई तोड़ सकता है, 10 को नहीं तोड़ सकता है, और इसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं था। ये समझिए कि ये मेरे पास जितने भी नोटबुक्स पुराने पड़े थे उसके पेज फाड़ फाड़ के उनको देती थी, रिपोर्ट लिखो, पढ़ने लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, जैसे भी लिखो लिखो। लेकिन ऐसे करके हम लोगों ने 1 साल तक काम किया। उसके बाद हम लोगों ने एक अपना ऑफिस चुना। तो हम लोगों को ऑफिस कौन देगा? वो तो मामला चल ही रहा था, जेल गई वो महिलाएं, बेल पे आई, वो सब चल ही रहा था इधर, और वो इशू था कि 8 साल का बच्चा भी जेल जा रहा है, तो हम कैसे बच जाएंगे। तो ऐसे करके बात ह्यूमन राइट्स, आज मैं ह्यूमन राइट्स नेटवर्क से जुड़ी हुई हूँ, आज कमीशन मुझे एडवाइजरी रूप में लिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये पहला ही केस है मेरे ख्याल से, क्योंकि भारत में सेक्स वर्कर का कोई बच्चा किसी नेशनल अथॉरिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी वाले जगह पे जाके एडवाइजरी के रूप में बैठे। अब सोचिए, और बहुत अच्छे वर्ग से जुड़े लोगों का सपना होता है ये, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आज वहां जाना मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पूरे समुदाय के लिए, जो मुझे पसंद करते हैं वो भी, जो नहीं करते वो भी, उनके लिए एक मजबूती की वजह बन गई। तो यहाँ तक ये सफर आया इन सवालों की वजह से। मुझे लगता है, जैसे मैं कुछ दिनों पहले सोच रहा था, तो मैंने यही अपने में महसूस किया, जब नीयत साफ होती है ना तो नियति साथ देती है। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर इतनी प्योरिटी थी इस चीज को सामने लाने की, इस काउस के लिए कुछ करने की, कि आपको, वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मर्दा मतलब आई थिंक इंसान को कहा जा रहा है, औरत मर्द से ज्यादा यहाँ पे। तो खुदा ने, भगवान ने आपकी इस तरह से रास्ते को मतलब
संघर्ष तो हुआ, लेकिन वो आगे। देखिए, मुझे हमेशा एक बात शुरू में भी लगा कि बहुत सारे ग्रुप्स मैंने देखे जो लोग आते तो हैं एक कॉज के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम वो टिकते नहीं है क्योंकि उनका बेनिफिट नहीं होता। तो मुझे लगा कि मेरे साथ भी यही होगा। तो बहुत सारे मीडिया के लोग आते, आपने कितनी लड़कियों का भला कर दिया, कितनी लड़कियों को निकाल दिया। मैं उनको एक ही जवाब आज भी देती हूँ, आपके सामने जो लड़की एक बैठी है वो जवाब दे रही है, और ये वो पहली लड़की है। दूसरी बात, मैं सवाल उनसे पूछती हूँ कि अगर मैंने किसी को नहीं बदला तो जो इतने बजट पास हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, वो मुझे एक भी नसीमा मेरे बगल में बिठा के दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले, चूंकि सिनेमा में भी मेरा रुझान रहता है, तो एक शिंडलर्स लिस्ट की मैं बात कर रहा था और इसी चैनल पे कर रहा था कि उसमें एक लास्ट में एक चीज कही जाती है, अगर आप एक जीवन बचा लेते हो तो समझ लो कि अपने पूरी मानवता को बचा लिया। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें ये बदलाव लाना है, लेकिन आप सच कह रही हैं कि आपने उस चीज को अपने जीवन में ऐसे अपनाया, प्राउड का विषय बना दिया, नॉट कि टैबू। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, और जो ये इस तरह के सवाल करते हैं उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो क्या बदलाव ला पाए हैं। एक मेरे जहन में जो सवाल आ रहा था जब आप बचपन की बात बता रही थी और रेड पढ़ने की, कि बच्चा जो है बड़ा मासूम और बहुत ही संजीदा होता है, तो एक स्पेस ढूंढता है कि जब उसे इस तरह की कोई भी जैसे अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, चाहे स्कूल में, मतलब बचपन में, तो वो कोई स्पेस ढूंढता है कि उसे कहीं जा करके राहत मिले। अब आप जब बच्ची थी और आपके साथ इस तरह की घटनाएं कि छत से कूदो, तो ये झकझोर देने वाली बात थी कि अगर मैं बच्चे के लेवल पे जाके सोचता हूँ, तो आप स्पेस कहाँ पाती थी, सुकून कहाँ पाती थी, आप जाती कहाँ थी कि मुझे कोई जब आप इमोशनल बहुत हो रही होंगी, या बचपन वो जो आपका झकझोरा जा रहा था, तो कौन ऐसा था जो आपको सुकून देता था, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, या कभी वो पेड़ भी होता है, कभी वो कोई जगह भी होता है जहाँ पे जाके व्यक्ति सुकून पाता है। तो कैसे आप अपने आप को संभालती थी? तो मेरे जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो मेरे लिए हमेशा मेरे लिए प्रेरणा रही है, मेरी दादी। एक्चुअल में मेरी सगी दादी नहीं, वो एक सेक्स वर्कर थी, और मेरी माँ इस प्रोफेशन में नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे 7-8 साल के थे तभी वो छोड़ के दूसरी शादी करके चली गई। दादी ने ही मुझे पाला, तो कहीं भी डर लगता था ना तो मुझे प्रोटेक्ट वही करते थे। और कोई ऐसा जगह तो हमारे यहाँ था नहीं, मतलब ये छोटा सा अगर कमरा है तो इसी कमरे में वो सारी दुनिया थी। सेक्स वर्क भी इसी कमरे में होना है, जब कस्टमर आता था तो हम लोग को हटा दिया जाता था, तो जगह नहीं था हमारे पास, कभी कोई स्पेस जैसा कोई चीज नहीं। लेकिन मुझे एक चीज करने में उस समय लगता था कि मैं उससे कनेक्टेड फील करती हूँ, वो था मेरा पेंटिंग करने का हॉबी। तो वो मैं सीखी नहीं, वो गॉड गिफ्टेड था। तो कोई छोटी चीज देखती उसको ड्रॉ करती। तो मेरा जैसे जितना देर मैं परेशान, कभी भी मैं ऐसे आर्टिस्ट नहीं हूँ बहुत बड़ी कि मैं पेंटिंग आप करने के लिए, लेकिन जब मैं बहुत ही मेंटली होती हूँ ना, अंदर से टूटी हुई नहीं, एकदम जबरदस्त सवालों से घिरी होती हूँ, तब मेरे हाथ चलने लगते हैं। क्या हुआ? तो फिर मैं वो बनाती थी, लेकिन उसमें भी मेरे अब्बा को बहुत तसल्ली नहीं होती थी, बहुत पिटाई खाई। बोलती थी तुम अल्लाह मियाँ हो जो तुम उसमें जान डालोगी। तो मैं उनको बोलती थी इतने बड़े बड़े मुसलमान लोग तो पेंटिंग बनाते हैं, उनकी पिटाई नहीं होती है, मुझे आप पीटते हो। तो वो सब भी इजाजत नहीं थी। तो मतलब समझिए कि मैं नोटबुक, बच्चों के किताब से नोटबुक लेकर फिर उसको मैं ड्रॉ करती थी और अपने ही तक रखती थी। तो ऐसे वो एक क्रिएशन था मेरे दिमाग में जो मुझे कहीं ना कहीं एक रिलैक्स फील कराता था। लगता था मैं अपने सारे भड़ास को वहां निकाल दी। वाह, क्या बात है। मतलब कला में आप सुकून पा रही थी, तो ये कला का एक बहुत व्यापक पहलू है। और जो मुझे लगता है आजकल आर्ट को लोग ना अक्सर सक्सेस और ग्लैमर से जोड़ते हैं, तो मैं भी इस चीज का विरोधी हूँ कि उसके अलावा भी कला के बहुत पहलू। मुझे बड़ा अच्छा लगा जान करके कि आप जैसी महिला, और उस वक्त आपको एक कला ने एक सुकून दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान करके। और मैं चाहूंगा कि आगे कभी, क्योंकि आपके कई पहलुओं से तो हम रूबरू हुए हैं, पहले जितने भी आपके इंटरव्यूज देखे या आपके बारे में पढ़ा, लेकिन पेंटिंग्स का जो जिक्र किया आपने, हम जरूर चाहेंगे आपकी पेंटिंग्स कभी हमें देखने को मिले। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपकी कभी प्रदर्शनी लगे
आप अगर जी जी बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ नहीं, मेरे पास कलेक्शन नहीं लेकिन है। मैं उम्मीद करता मैंने हूँ। बहुत मतलब मेरी जो मैं परेशान होती थी ना, तो मैं कोई ऐसा नहीं कैनवास लेती थी और बनाती थी। तो मेरे घर में अगर टूटी बर्तन होते तो उस पे पेंटिंग बना देती। वो जो बांस का जो गांव में डगरा बनाते हैं ना चावल जी, जी, बिनने जी, के जी। लिए, उस पे पेंटिंग बना देती। तो मेरी ऐसी आदत थी कि जैसे वो घर सुनसान सा लगता है ना, तो उसको डेकोरेट कर दो, उस पे पेंटिंग कैसे ऐड करना है। तो जुगनू जो मैगजीन आप जो बात देखे होंगे। जुगनू मैं दिखाना भी जुगनू का चाहूंगा। जी, जुगनू का जन्म भी इसी आर्ट की वजह से कहीं ना कहीं हुआ कि इसकी जो अच्छा। कहानी है, मतलब अगर वो नहीं मेरे अंदर होता तो शायद ये डिजाइन बहुत खूबसूरत, मुझे भी नहीं बहुत आता। तो ये attract सोची किया। समझी कुछ नहीं थी। ये तो जो आपने बोला ना कि मेरी एक कोशिश थी कि मेरे उन सवालों का पोटली लेके ढोना नहीं है, उसके जवाब लेते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो समझिए वो मेरे लिए पजल्स था। जैसे जैसे मैं एक एक सवाल का जवाब पाती गई हूँ, वैसे वैसे आगे बढ़ती गई हूँ। अब आप सोचिए ना कि जिस शब्द को बोलने के समय मेरे कंठ कांपते थे, गला सूखता था, चेहरे लाल हो जाते थे कि सेक्स वर्कर, और आज मैं बिंदास होकर बोलती हूँ कि जी हाँ, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मुझे बहुत गर्व है कि मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूँ। तो ये जो यहाँ तक है, सिर्फ एक वॉइस में जो चेंजिंग है, सोचिए कि वो मेरे पूरे अभी जितने भी समय बीते, बहुत लोग बोलते हैं, मतलब मेरे घर आते हैं तो वो नसीमा जी कहाँ है, तो वो सोचते हैं कि अरे आप नहीं, वो नसीमा जी को बुलाइए। क्यों? तो वो बूढ़ी औरत होंगी कोई तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और ईश्वर को थैंक यू बोलती हूँ कि मैं अपनी इस कम समय के जर्नी में लाइफ के उस सारे स्ट्रगल को पार करते हुए अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे हर चीज में अचीवमेंट चाहिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, मुझे बस ये करना है। आप मुझे बेटी मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने वाले मुझे सेक्स वर्कर समझ रहे हैं या बेटी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको नहीं पता है, आपको सुन के क्या लग रहा होगा वो आपका एक थिंकिंग होगा, लेकिन मेरी पूरी लाइफ की जर्नी है। तो मैं तो अपने बदलाव के बारे में बात कर रही हूँ, आपका व्यू कहाँ जा रहा है वो मुझे नहीं मालूम है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं इतना लोगों को कहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बात ट्रिगर हो रही है ना, तो उसको सोच के वो ट्रिगर को छोड़ मत दो। ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुझे उस समय वो ट्रिगर नहीं किया होता, अब्बा ने मना नहीं किया होता, फिर स्कूल में दोस्तों ने नहीं कहा होता, तो देखिए जैसे जैसे मैं सवाल बता रही हूँ, उस समय तो मेरे लिए ये बड़ा अपमानजनक बात था, गिल्ट फील होता था, डर लगता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर ये ट्रिगर नहीं हुआ होता तो मैं छटपटाती नहीं। तो दोस्त मैम बने आपके उस समय, या दोस्तों ने साथ छोड़ दिया? उस समय बने ही नहीं ना, क्योंकि बने मौका ही नहीं दिया। और आज तो जब मैं फर्स्ट टाइम जब शुरू की बताना, और उनको मैं बोलती थी मेरा इस इलाके में घर है, और पहली बार मुझे याद है, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगी तो वो इस बात को, जब वो उन्होंने कहा मुझे, दीपाली भट्टाचार्य नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो फंडिंग एजेंसी में थी, तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इलाके में आऊंगी तो और तुम्हारे घर में रहूंगी, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि नहीं दीदी, आप होटल कर लो, मेरे घर में मत रुको। क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने कहा कि मैं उस इलाके में रुकूंगी। आज तक मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं था। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में रुकूंगी, आपको बता नहीं सकती हूँ, लोग बारात आते हैं, मेहमान आते हैं, वैसे तैयारी करते हैं ना, हमें लग रहा था कि हमारे लिए कौन आ रहा है। मैं अपने पूरे घर को ऐसे साफ सुथरा की, ऐसे अरेंज की 5 दिन के लिए कि जैसे मेरा वो 5 दिन का स्पेशल त्योहार है। और उन्होंने वहां पे मेरी उस सोच को ब्रेक कर दिया कि नहीं, तब से मैंने तय कर लिया कि जो भी आएगा यही आएगा, होटल में रहने वाले को नहीं बुलाएंगे, आप आओ यहाँ ठहरो, यहाँ ठहरे वो तो आपको ये समझ। हाँ, इसका खामियाजा मुझे भोगना पड़ा, क्योंकि हमारे जो इलाके के दादा थे, उन्होंने एक शट डाउन कर रखा है ना उस इलाके में, आप रेड लाइट एरिया में घुस के कैमरा चला ले या वहां ठहर जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, नॉर्मली ठहर जाए। ऐसे तो कस्टमर और के रूप में बहुत सारे लोग रात दिन बिताते हैं, लेकिन उनका वो अनुभव और ये अनुभव दोनों अलग है।
तो उनको भी उस महिला को भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे दीपाली कहाँ जा रही है, वहां तो अब बहुत लोग दिमाग में कि रेड लाइट एरिया में जाके रहेंगे ना तो HIV हो जाएगा रहने से हो जाएगा। तो उनको भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात बताई, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि एरिया का पूरा माहौल भंग हो जाएगा। तब मुझे लगा कि ये सब जो बैरियर है यही मेन दीवार है जो हिडन है, जो दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है? गंदी वस्तु। लेकिन उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, जो बंद करते हैं इस इलाके का, शटर डाउन करते हैं जिससे हम आप नहीं मिल सके। और जब ऐसे लोगों का देखिए, अब कोई भी मकान बनाइए उसको खुला छोड़ दीजिए, बंद करके छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? कहते हैं ना, बंद घर शैतान का वास होता है। तो रेड लाइट एरिया में जब अगर अच्छे बुरे लोग आना जाना नहीं शुरू करेंगे तो फिर कैसे परिवर्तन होगा? हम जैसे लोगों को, बच्चों को कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। तो वहां से ये शुरू हुआ कि नहीं, अब हमारे यहाँ जो भी आएंगे वो सीधा वही आएंगे। तब मैंने लोगों को इजाजत दिया अपने घर आने का। तो अब ज्यादा से ज्यादा जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी लोग हैं जो मुझे बेटी मानते हैं आज के डेट में, उनको पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो वहां से फिर मेरी आइडेंटिफिकेशन और मजबूती हुई। एक तो मैं कहती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। रियल में मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूँ या ड्रामा कर रही हूँ, वो तो मेरे ग्राउंड पे आके पता चलेगा ना। और ऐसे ही फिर मैंने अपने मैरिज का भी डिसीजन लिया। ऐसा नहीं किया मैंने कि मैं उनको छुपा के शादी करूंगी। आजकल बहुत लोग मैरिज करते हैं, छुपा के शादी करते हैं। मैं जिस कम्युनिटी में गई हूँ उस कम्युनिटी के अलावा पूरा स्टेट जानता है कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, और मेरी पहचान आज भी नहीं बदली। तो ये चीज वहां से आया। मैं उनको बहुत थैंक यू करती हूँ कि अगर वो उन्होंने नहीं मुझे कहा होता, मैंने उनको बहुत सारे बहाना किए, दीदी हमारे यहाँ ना टॉयलेट नहीं है, दीदी हमारे यहाँ नहाने वाला नहीं, दीदी हमारे यहाँ सोने का कोई इंतजाम, तुम कैसे रहती हो? वो मुझे एक ही सवाल पूछती, तुम कैसे रहती हो? जब तुम ऐसे रहती हो तो मैं भी रह लूंगी। और उन्होंने मुझे हर बात पे इंकरेज किया और मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। और उन्होंने मेरे दिल से वो डर निकाल के फेंक दिया कि वो बाहर वाला और मैं अंदर वाली, ये खत्म कर दिया। और उन्होंने जो खत्म किया वो अब सबके लिए कॉमन हो गया। मतलब वो तब तक एक गिल्ट था कि वो मैं जिस जगह पे रह रही हूँ दूसरों के लिए वो अच्छा नहीं, क्योंकि बचपन से मैंने किसी को नहीं बुलाया ना, बुलाया नहीं। तो अगर मैं कायदे से कहूँ तो वो मेरी पहली ऐसी बड़ी बहन है और फ्रेंड है जो पहली बार मेरी परिस्थिति में आके मेरे साथ रही। मैंने जिस थाली में खाया वहां खाई, मैं जिस हालत में वहां रहती थी वैसे रही। मच्छर काटता था जैसे कि वो, उन्होंने कोई फरमाइश नहीं की। मैं जैसे बैग उठा के घूमती थी सुला के, वैसे ही घूमी। तो मुझे उनको देख के लगा कि जैसे मेरा कोई दूसरा रूप हो। तो मुझे उनसे तो उन्होंने एक बात जो भी आपने कही ना कि आप 100 जीवन बदलने के लिए चलते हैं और खुद के जीवन में कोई प्रभाव नहीं, आप एक को बदल लीजिए। वो हमेशा मुझे ये बात बोलती थी कि नसीमा, अगर मेरे जरिए अगर तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन आता है, तुम एक को दो, वो एक दूसरे को देगी, ऐसे करके हम चलेंगे। और मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी 1-2 साल पहले का वक्त बीता है। मेरा एक दोस्त है, वो झुग्गी झोपड़ी एरिया में रहता है। तो उसने कभी मुझे अपने घर नहीं बुलाया था, जबकि हम लोग काफी क्लोज थे एक दूसरे से, ऑफिस में थे, कलीग थे हम एक दूसरे, एक एक्स कलीग है वो मेरा। कभी उसने घर नहीं बुलाया। एक दिन कुछ बातों बातों में इमोशनल होकर के कुछ ऐसी बातें हुई तो उसने कहा, सुधांशु आज चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, फिर तुम्हें लगेगा कि मैंने अपने घर तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। है वो दिल्ली में ही, लेकिन दिल्ली में भी कुछ स्लम एरियाज हैं। फिर उसने जब उस घर पे लेके गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन वो खुद में कि अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं तुम्हें अपने घर में क्यों नहीं बुलाता था। तो एक स्लम एरिया में रहने वाला था, जबकि मैंने कभी उसके साथ कोई वो नहीं एजर्ट किया था कि मुझे ये चीज चाहिए तुम्हारे घर पे। क्योंकि सुधांशु जी वो जो स्टिग्मा होता है जी, ना, जो हमको बचपन से दिया जाता है, वो बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। अब जब वो झुग्गी झोपड़ी में रहने के बाद भी उसके अंदर इतना स्टिग्मा था, तो आप उस समय जिस माहौल में रह रही थी तो वो तो बहुत बड़ा एक बैरियर क्रिएट कर रहा होगा माइंड में कि कोई दूसरे जगह से आया तो मैं उसको कैसे यहाँ पे स्टे करवाऊं। अच्छा, इसी नोट पे मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने जब से वर्क शुरू किया वहां पे डट करके काम करना शुरू किया कि मुझे इस जगह पे सुधार लाना है, तो आप क्या चेंज देख रहे हैं तब में और अब में? जैसे शुरुआत जब आपने किया वहां पे काम
करने की आपने जब शुरुआत करी, उस समय और अब जब आप काम करती हैं तो दोनों में क्या आपको बदलाव नजर आता है, गुड और बैड? जैसे पहले जैसे आपको चैलेंजेस जैसे आप बता रहे हैं फेस करनी पड़ी। देखिए, अभी तो मैं सुधांशु जी अपनी जब मैं बिहार वापस गई हूँ तो मैं सबको यही बोलती थी कि यार पहले मैं भाग भाग के रात को 10 बजे तक किसी अधिकारी से मिलना है तो 5 बार उसके यहाँ चक्कर लगाना, ऐसे करती थी, है ना। उनको बताती थी कि सर हम ये काम करते, तो शायद उस समय हम कहते ना जब आप तराशने वाले पोजीशन में होते तो निखर के नहीं आते हैं। और अभी मैं सडनली कुछ नहीं कर रही हूँ सिवाय दादी के। दादी मेरी बड़ी 100+ हो गई हैं तो उनके साथ ही मेरा ज्यादा समय जाता है। लेकिन इम्पैक्ट क्या है कि जैसे लगा कि वो जो काम करके मैंने किया था ना उसका इम्पैक्ट अब मिल रहा है, तो अब लोग रिकॉग्नाइज खुद ही कर रहे हैं। अब मुझे वो नहीं जानते, फेस टू फेस भी नहीं मिले, लेकिन मेरे नाम का जिक्र कर रहे हैं। अगर मैं उनके सामने जाके खड़ी हो जाऊं तो वो मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन वो नसीमा खातून को जानते हैं। तो नसीमा खातून जो है ना, डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, वो एक पहचान बिल्ड हो गया, वो एक मजबूती के साथ बिल्ड हो गया कि इतना नसीमा खातून डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। और आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप गूगल पे भी जाकर सर्च करें तो आपको वो मिलेगा। तो वो आइडेंटिफिकेशन मेरी नहीं थी जिस पहचान की क्राइसिस से मैं गुजरी। और मुझे पहचान बदलने का भी कोई शौक पहले भी नहीं रहा, ना अभी भी है। मैंने हर जगह एक ही बात कही कि चाहे मैं दुनिया से जब भी जाऊं, मेरी पहचान यही रही। इतिहास में आप ढूंढेंगे तो एक तो नसीमा खातून आपको मिलेगी जो एक धंधे वाले की बेटी थी। अब बहुत सारे बच्चे आए आगे, मैं तो उनको वेलकम करना चाहती हूँ। मैं बस सबको यही कहती हूँ कि अगर आपको अपने किसी भी गिल्ट से परेशानी है, चाहे अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी मुझे बुलाते, जैसे पुणे में सिम्बायसिस ने बुलाया था उनके दीक्षांत समारोह में, तो वो यही मुझसे अपेक्षा करके बुलाए थे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता चपरासी, है ना, कचरा उठाने का काम करते हैं, उनके बच्चे मान लीजिए बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये प्राउड वाली बात है ना यार, इसमें शर्म वाली बात क्या है कि मेरे पापा एक कचरा उठा रहे हैं तो मेरा तो इमेज चला गया। अरे यार, तो वो मुझे इसलिए बुलाए थे कि वो बच्चे ये सुने कि मैं उस की औलाद हूँ जिसके बारे में किसी घर में नॉर्मली बात नहीं होता। और जब मैं प्राउड कर सकती हूँ यार, तो आपको अपने माँ बाप पे इतरा सकते हो। क्या मतलब कहने का मतलब है कि चीजें अब आपको लग रहा है कि बेहतर हुई हैं पहले के मुकाबले? बिल्कुल, क्योंकि जो एक पहचान ही तो सब कुछ कराती है ना, कि आप नसीमा खातून ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का यूनिक नेम है। बहुत सारी नसीमाएं हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, लेकिन आपके पहचान में ऐसी क्या बात है जो आपको उन भीड़ से अलग करता है, जिसमें आपको एड़ी चोटी एक ना करना पड़े। तो मैं जब शुरू की थी तो बहुत सारी फिलॉसफी या बहुत सारी बातें सुनती थी, तो उसमें एक वो लोग कहते थे कि या तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाओ या भीड़ आपके पीछे चले, दो बात है। तो बहुत सारे लोग नेता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं कि भीड़ उनके पीछे रहेगी, लेकिन मुझे लगा कि वो भीड़ मुझे कतई नहीं चाहिए जो खरीदा गया हो, जो दिखावे में आया गया हो, जो प्रभाव में आया गया हो। मुझे ऐसी भीड़ में रहने की बिल्कुल रुझान नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। मुझे बस इतना है कि मैं एक आवाज हूं उस समुदाय की जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, और आवाज कहीं दिखाई नहीं देती, सुनाई देती। तो मैं रहूं या ना रहूं, नसीमा रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनाई सबको देगी हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देगी, मुझे भी ये उम्मीद है। अच्छा, एक चीज, जैसे आप जब बड़ी हो रही थी तो आपके जहन में ये जब सवाल आता था कि मैंने किया क्या जो मुझे इस तरीके से, अब आपने एक अच्छा खासा वक्त इस जंग में लगा दिया है कि चलो उस चीज से मैं फाइट कर रहे हूँ, सिस्टम से जो इस चीज को एक टैबू बना के रख दिया है और उसके बारे में बातें भी करना एक अपराध के तौर पे देखता है कि यार, या फिर एक सामाजिक प्रतिष्ठा को लगता है कि हमारे बट्टा लग गया अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अब जो वहाँ बच्चियां हैं या बच्चे हैं, क्या आपकी वजह से जब आपको देखते हैं एक सिंबोलिज्म के रूप में, एक प्रतीक के रूप में कि हमारे बीच से निकली हुई महिला जब प्राउडली इस चीज को कहती हैं,
तो क्या उनके कॉन्फिडेंस में अब कुछ बढ़ोतरी हुई है आपको देख करके कि अब हमें, मतलब जब वो ऐसा कह सकती हैं, कर सकती हैं, तो हमें भी कुछ ऐसे ही देखिए, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है सुधांशु जी की अगर कोई राजनेता, मतलब जो पैसा बांटने वाला आज के डेट में लोग हैं, वो आके कहे, उसका कॉपी सब कोई कर लेगा, लेकिन ऑथेंटिक चीज पे बहुत कम लोगों की नजर जाती है। तो ये चुनौती वाला फील्ड है मेरा। जो सवाल आप पूछ रहे, बहुत मेजर चुनौती है। अभी जब मैं वापस आई, बहुत लंबा समय गैप के बाद मैं जब बिहार वापस गई, तो मैं वही हूँ, मैं कहीं वहां से नहीं गई थी, फिजिकल नहीं थी, लेकिन विचार, सोच, आवाज हूँ, तो आवाज तो कहीं भी रहती है ना। लेकिन जब वो वहां पर वापस गए और वापस से ये डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर सुनाई देना शुरू हुआ, तो वो लोग जो पहले नहीं चाहते थे कि कतई ये वापस आए, उनकी फिर परेशानी बढ़ जाती है मेरे रहने से। मैं उस व्यक्ति विशेष पे कभी ध्यान नहीं देती वहां से हटती हैं तो वो सिस्टम जो पुराना है वापस अपनी जड़ें जमाने लगता है। क्योंकि देखिए, वो उनके पास सब कुछ है ना, पैसा भी है, पावर भी है, कारण भी है, परिस्थितियां भी पैदा कर सकते हैं वो। मैं एक अकेली, मैं एक आवाज हूँ। तो थॉट पे बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन अपने जीवन में कम होते हैं। तो वही बात हुआ कि एक आदमी को बदल दीजिए, बाकी धीरे धीरे आएगा, तो इम्पैक्ट इतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो जब उन्होंने फिर सुन लिया कि नसीमा आ गई और ये शुरू हो गया, अब मैं गई तो थी दादी के लिए। मैंने मेरे घर में लोगों ने कहा कि तुम सबसे मिल रही हो, तो तुम फिर से शुरू करो। मैंने बोला, दादी को छोड़ के अगर शुरू करूंगी तो मेरा ज्यादा टाइम इसमें जाएगा, तो कैसे संभालोगे आप लोग? तो उन लोगों ने कहा, नहीं हम संभाल लेंगे, तुम शुरू करो। बस शुरू किया और उसके बाद फिर चर्चा होना शुरू हो गया। तो वाजिब है, क्योंकि पॉजिटिव बात करने वाले उस इलाके के लिए 1% नसीमा ही है। बाकी तो सेक्स वर्कर के ऊपर जितना खबर देख लीजिए आप, लेकिन सेक्स वर्कर के बच्चों के ऊपर कभी कोई बात करते हुए मिला आपको? नहीं। सेक्स वर्कर के बच्चे कभी बात करते हुए मिले आपको? नहीं मिले। तो उनको लगा, दादाओं को, कि तो फिर बच्चों में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना, कॉपी पेस्ट तुरंत होता है, तो वो तुरंत मेरा कॉपी पेस्ट बच्चे ले लेंगे इसको और रोक नहीं पाएंगे हम। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये तो इसका प्रोफेशन है, ये ऐसे कह के पैसा कमाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। फिर मैंने उनको कहा, देखो ऐसा है कि मैं आपको पैसा तो नहीं दे सकती, दूसरी बात, आप अपने स्वेच्छा से आते हैं तो वेलकम है, नहीं आते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अकेले काफी हूँ इस बात की वकालत करने के लिए कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। अब ये बात कह दिया तो उन्होंने, कुछ लोगों ने मोहल्ले में बच्चों को मना कर दिया। लेकिन बच्चे और बंदर दोनों में बहुत समंदर होता है ना। तो हमारे कमरे में कुछ अवार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, तो एक दो बच्चे आए तो बोले, पहले आए तो वो देख के चले गए, धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हुए। आके मैंने कहा बैठो, तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से खरीद के लाया आपने? मैंने बोला क्या? मुझे लगा कि कुछ खिलौना वगैरह दिख गया होगा। बोला नहीं, ये कहाँ से मिला आपको? जो टेडेक्स ने मुझे मतलब मसाल वाला एक अवार्ड दिया हुआ है, तो वो मैं अपने कमरे में रख रखती हूँ, रेड कलर का है और उसमें एक माइक का सिंबल भी बना हुआ है। तो इनकलाब उस टेडेक्स ने टाइटल रखा था, इसलिए वो मसाल है और माइक है, मतलब वॉइस का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर क्या आपको डांस करके मिला? मैंने कहा मुझे डांस नहीं आता। तो कैसे मिला? फिर खरीदा भी नहीं, आपको कोई डांस भी नहीं किया, तो मिला कैसे? मैंने बोला मैंने बातें की। तो बात करने से मिलता है क्या? तो क्या बातें की? तो मैंने उसको बताया अपने बारे में। अब वो 7-8 साल की बच्ची, वो है नसीमा, उसको क्या पता कि क्या बातें हो सकती है। तो मैंने उसको अपने बारे में बताया कि जब मैं तुम्हारे इतनी बड़ी थी और यहाँ रेड होता था तो ऐसे ऐसे मैं भी भागती थी। तो भागती हूँ पुलिस अंकल को देख के, पुलिस वाले को देखकर। पुलिस अंकल उस समय मैं भी नहीं बोल रही थी, पुलिस वाले को देखकर। तो बोले हाँ, अभी भी पुलिस वाले को देख के हम भागते हैं। तो वो तो मुझसे पूछे कि आप नहीं भागते? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं भागती, मैं क्यों भागूंगी? अच्छा बताओ, तुमने कुछ जुर्म किया है क्या? नहीं, लेकिन घर में तो सब बोलते हैं ना, भागेंगे तो पुलिस पकड़ लेगा। मैंने बोला हाँ, ये सवाल मेरे साथ भी था, लेकिन मैंने जब बोलना शुरू किया कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर मुझे सब सुनने लगे और फिर ये अवार्ड भी मिला। तो वो बोली क्या हमको भी ऐसे मिल सकता है? मैंने कहा बेशक मिलेगा, तो क्या करना होगा? बोले बैठना पड़ेगा मेरे साथ। फिर दूसरे दिन वो 5 बच्चों को लेकर आए। फिर उन बच्चों ने मेरा इंटरव्यू लिया। आप
सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हैं, कैसे सरवाइव करती हैं। तो मैंने भी उनसे ये सवाल पूछे, तुम क्या करते हो सुबह से शाम तक। तो ये जब बात हुई तो फिर मैंने पूछा पैसे कितने दिन के खर्च करते हो एक एक आदमी। तो किसी बच्चे ने 200, किसी ने 300, किसी ने 150, किसी ने 100 रुपए ऐसे खर्च करते हैं। मैंने बोला भाई तुम तो बहुत पैसे वाले हो, हमारे पास तो ऐसा पैसा आता ही नहीं है, तुम कैसे लाते हो। तो किसी का चाय पान पकड़ा देते हैं और किसी का कोई काम कर दिए, तो दिन भर उसी इलाके में रहना, तो उसी तरह की गतिविधि करना है। और तो भीख मांग लिया, कुछ भी कर लिया, और उस पैसे को फिर हम कुछ खा पी के उड़ा देते हैं। और सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, अब मम्मी को फिक्र नहीं है हमारे खाने का, चिप्स कुरकुरे मिल ही जाता है, और हम ये सब करके फिर रात को 12 बजे तक। तो मुझसे उसने पूछा कि आप क्या करती हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो मैंने बताया मैं सुबह उठती हूँ, दादी को टॉयलेट वॉलेट उनका काम करा के फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ, फिर मैं दादी को खिलाती हूँ। दूसरे दिन वो देखने आए मुझे, जब उन्होंने देखा तो मैं उस समय एक्सरसाइज कर रही थी, तो उनका अच्छा, तो उसको यकीन हो गया कि मैंने झूठ नहीं बोला। देखिए बच्चे, हम बोलते ना बच्चे नहीं समझते, बच्चे कितना समझते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप हमें क्या सिखाएंगी और कब से सिखाएंगी। मैंने बोला कल से आ जाओ 11 बजे से। तो हमारे इलाके के कुछ बच्चे हैं जो जुगनू रिपोर्टर हैं, उनको मैंने बोला ये बच्चे आएंगे, इनको तुम्हें पढ़ाना है, 2 घंटे का क्लास लेना है, कुछ भी ABCD वगैरह पढ़ाना है। तो वो 5 बच्चे 10 बच्चों को लेकर आए, तो अपने ही घर में एक कोना खाली करके उनको बिठाना। अब 10 बच्चे रोज आने लगे, तो आसपास बच्चे देखे हम भी आ सकते हैं क्या। कुछ बच्चे स्कूल, उसमें से ज्यादातर बच्चे, एक बच्चा ही स्कूल जाता था, बाकी कोई नहीं जाता था। स्कूल कहीं नहीं जाते, नहीं स्कूल में पढ़ाती नहीं है, भगा देते हैं, मारते हैं। फिर उनको लगा कि मैडम के पास तो पैसा नहीं है, तो कभी मेरे लिए बिस्किट लेकर आए, कभी एग रोल लेकर आए। मैं बोली भाई ये सब क्यों लाते हो। नहीं आप बोल रही थी ना कि तुम लोग के पास बहुत पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो हमें लगा कि हमें दीदी को खिलाना चाहिए। मैंने बोला मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं चाहिए। तो बोला क्या चाहिए, मैं मांगूंगी वो दोगे। तो हाँ, तो रेगुलर करना है, ये चाहिए कि नहीं, मेडल की तरफ दिखा के बोले ये चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हाँ ये चाहिए। उसके बाद से 10 बच्चे 15 बच्चे, फिर पेरेंट्स खुद आने लगे, अच्छा यहाँ पढ़ाते हो तो मेरे बच्चे को भी बैठा दो, वो दिन भर ऐसे भटकता रहता है। तो ये ग्रुप बन गया। अब जिन्होंने मेरे बारे में ये कहा था कि ये अपने आप को ऐसे करती है कि डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर बोल के लोगों को बेवकूफ बनाती है, और तुम्हारी बेटी को भी ये इसमें फंसा देगी, और तुम्हारा घर में भी खाना पीना बंद हो जाएगा, और पुलिस के नजर में आ जाओगे। क्योंकि ये बोलने का मतलब कि लोगों के नजर में आना, और वो नहीं चाहते कि हम किसी के नजर में आए। ये जब तक शटर खुलेगा नहीं, तब तक आप कैसे देखोगे कि नसीमा जैसी बच्चियां भी इस इलाके में पैदा हो रही हैं। तो वो शटर खोलने वाली बात है ना मेरे लिए, और वो चाहते हैं कि ना खुले। तो वो कितनी आसानी से वो प्रभाव जमाना बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। तो फिर उन्होंने ये फैलाया हुआ था, फिर भी बच्चे आना शुरू हो गए। अब बच्चों को तो रोक नहीं सकते आप। उसी बीच मेरे लिए एक और चमत्कार ही हुआ, मैं उसको चमत्कार ही बोलती हूँ। सिटी एसपी, हमारे ASP नए आए शहर में, मतलब 2 महीना पहले आए थे वो, और वो इस इलाके में घूम के गए। तो जनरली पुलिस के आसपास कैसे लोग रहते हैं, नेता, दलाल, चमचा, है ना, जो अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं, ऐसे लोग ही पुलिस के इर्द गिर्द होते हैं हमारे समाज में। अच्छे लोग बहुत कम मिले तो ना बाबा पुलिस से कोई दोस्ती ना हो, ऐसा रखते हैं। तो वो भी बेचारे आए, तो चूंकि नई बहाली थी तो उनको भी नए जॉब में थोड़ा जोश होता ना, ये नया कुछ करेंगे, युवा है। तो उन्होंने जब उस इलाके में घूमना शुरू किया तो उनको भी ऐसे ही लोगों की भीड़ मिली। तो आजकल गूगल का जमाना, उन्होंने गूगल पे सर्च किया तो उनको मैं भी दिखाई दी, तो उनको लगा कि ये कौन है भाई। तो वो फिर आए, हमारे पुलिस चौकी आए, और उन्होंने वहां पूछा कि इस नाम की लड़की को आप जानते हो क्या, इसी इलाके की। तो चौकी वाले बोले नहीं सर हम लोग तो नहीं जानते, तो यहाँ के लोकल किसी को बुलाओ। तो हमारे साथ एक लड़का काम करता है, वो उसको बुलाए, बोले कि आप क्या इनको जानते हो। बोला हाँ जानते हैं, ये तो दीदी है, तो इनसे मुलाकात हो सकती है क्या। तो बोले हाँ बिल्कुल हो सकती है, मैं एक बार फोन करके पूछ लूं। उन्होंने फोन किया कि भाई इस सिटी टाउन DSP आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला कहाँ, टाउन थाना।
तो नहीं नाका, मैंने नाका पे आना होगा, तो नहीं आपको नहीं आना है, हम आ रहे हैं आपके पास। मैंने बोला भैया मुझे 2 मिनट समय दो, क्योंकि मेरा छोटा सा घर है और दादी को मुझे पहले सेट करना होगा, क्योंकि वो बीमार हैं और उनके दादी मतलब बेड रिडन है, वो बेड रेस्ट पे रहती है। हाँ, तो 100+ है, तो सोचे कि क्या हालत होगी। अब मैंने उसको बोला ही, अब वो अरेंज किया, और मैं नाइट सूट में ही थी, घर में तो कैजुअली लोग रहते हैं, और वो लोग आके गेट पे खड़े हो गए। इतना टाइम उन्होंने नहीं दिया। मैंने बोला आपको बोला था ना मैंने मिस कॉल करेंगे तो इनको लेकर आना, बोला कि ये रुके ही नहीं। फिर वो आए, तो फिर मैंने जो हमारे पास जैसा था वैसे बिठाया उनको, फिर उनको मैंने बताया अपने बारे में, जुगनू दिया। तो जुगनू देख के वो उनको लगा कि यार इसी इलाके से इस तरह की मैगजीन। वो फिर वहां पे एक सिलाई का ग्रुप का हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था, उनका वो देखा, तो फिर बातचीत हुई कि हम लोग क्या मदद कर सकते हैं इसमें। तो मेरे जेहन में एक जगह थी हमारे इलाके में, एक पुलिस चौकी जो बंद पड़ा था, तो वो थी कि वो जगह पे कुछ कम्युनिटी एक्टिविटी शुरू की जाए जो कॉमन है, ताकि कोई भी ऐसा अधिकारी स्वतः आराम से आ जाए, क्योंकि सरकारी काम करने के लिए उनको किसी व्यक्ति के पास ना आना पड़े। ऐसा एक परंपरा बनाया जाए, ये मेरे जेहन में था, ये बैरियर तोड़ना था। तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से मिलने का मतलब कि फिर वही नेता, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति ही होंगे, तो फिर हमारे इलाके के लिए तो बेनिफिट नहीं होगा ना, मेरे नजरिए के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि भाई हमारे इस छोटे से घर में जब मैं इस तरह की एक्टिविटी कर सकती हूँ, तो आपके पास तो सरकारी जमीन है, और हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरे नाम से कर दो, आप इस इलाके के लिए छोटा से एक्टिविटी करने के लिए तो दे ही सकते हो ना। और हम रात को रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं है, हमारा दिन में ही होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सिलाई ग्रुप और बच्चों का जो पढ़ाई का यहाँ कराते हैं, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं हमारे पास, 10 से 15 हो गए, तो यानी बढ़ना है। तो मैं एक कमरे में दादी को रखूं कि बच्चों को पढ़ाऊं, और दादी 100+ है तो आवाज से चिढ़ती थी, बच्चों को डांटती थी। तो उन्होंने कहा कि अरे बिल्कुल आप आइए। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से पुलिस चौकी पे जो हमारे वहाँ पे जो नियुक्त अधिकारी हैं, उन्होंने बकायदा टेंट वेंट लगा के, उस समय वो गड्ढा ही था वो जगह, उन्होंने वो जगह दिया, और 15 बच्चों से हम लोगों ने शुरू किया, और नाम हमने कॉमन रखा पुलिस पाठशाला। क्योंकि देखिए अगर हम आइडेंटिफिकेशन बदलना चाहते हैं, जैसे नसीमा खातून बोलूंगी तो नसीमा खातून बहुत है, लेकिन डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर नसीमा खातून सिंगल पीस है। उसी तरह आइडेंटिटी बदलने की बात हमको वहां भी है, तो हम वहां पे फिर अपना ही नाम दे तो वो मजा नहीं। इसीलिए किसका नाम होना चाहिए, क्योंकि ये इनिशिएटिव पुलिस वालों ने अडॉप्ट किया है, तो पुलिस का नाम होना चाहिए, ताकि कल हो के अगर इस पर कोई उंगली उठाए तो वो उनकी जिम्मेदारी उनकी हो, मेरी नहीं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। तो पुलिस पाठशाला, और आज हमारे पास 80+ बच्चे जी, वो मैं देख रहा था आपका पुलिस पाठशाला का इनिशिएटिव, काफी अच्छी इनिशिएटिव है, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ ये पूरे भारत के लिए मॉडल है कि जो बच्चे भाग रहे थे पुलिस से, अब उनको पुलिस अंकल जैसा। अभी देखिए नागपुर से मेरे पास लगातार एक वो केस आ रहा है। अभी कल परसों NHRC की मीटिंग में भी मैंने रखा है कि अब 9वीं क्लास की बच्ची थी, उसका फाइनल एग्जाम होना था, उस इलाके की लड़की थी, वहाँ इलाका है गंगा जमुना, और वहाँ सडनली पुलिस आए दिन रेड करती रहती जैसे हमारे साथ होता था, और उसकी मम्मी नानी को अरेस्ट कर लिया। अब उसे घर में कोई नहीं था, उसके एग्जाम छूट गए, मतलब 1 साल खत्म। तो आप क्या कह रहे हैं कि तुम डिग्री लेकर पढ़ाई मत करो, प्रोफेशन ज्वाइन करो, क्योंकि घर में सब लोग अरेस्ट हो जाएंगे तो उसको छुड़ाने के लिए पैसा कौन देगा आपको, सोचिए। तो कर्ज ही लेंगे ना, फिर उस कर्ज का ब्याज कौन चुकाएगा। फिर वो 6 महीने के बाद छूट के आएंगी या साल भर के बाद छूट के आएंगी, तो वो बच्ची सरवाइव कैसे करेगी। उसके लिए तो कोई भी काम नहीं कर रहा और कोई देखने नहीं जा रहा, कोई मीडिया नहीं लिख रही कि अगर आपने रेड लाइट एरिया में रेड डाला तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वहां के बच्चों पे। ये कभी आपने पढ़ा है क्या कहीं कि अगर सेक्स वर्कर के इलाके में रेड किया गया वहां पे क्या असर पड़ा बच्चों पे, कभी पढ़ा? कोई बात नहीं करता, कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि बोला ना वो शटर बंद है जी। वो शटर को खोलने का काम वो मेरा है, आप कर रहे हैं। अब उसमें से मैं जितना जोर लगा सकती हूँ लगा रही हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप जैसे और लोगों की।
मीडिया का दिल से, मीडिया के साथ मेरी बड़ी लंबी लड़ाई रही है। शुरू में जब भी मैं बोलती थी हल्का के ही बोलती थी, डरी हुई, क्योंकि कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। तो जब भी मैं बोलती थी आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, तो आपको मैं बताऊं वो डॉटर खा जाती थी। अच्छा, मीडिया उसको वो कर देता था, एडिट कर देता था। और वो उसी के इसमें तो मैं हमारा जुगनू का जन्म हुआ। ये कब तक ये सिलसिला चला? ये 2004 तक। अच्छा। 2002 में दीपिका सूरी रेड की, 2004 में हम लोग उभर के सामने आए। तो 2004 में हम लोगों ने ये जिद बनाया। फिर मुझे लगा कि नहीं कोई हमारे बारे में सच्चे लिखेगा ना, आपको बोलने में डर लग रहा है कि ये धंधे वाली की बेटी है, तो हम खुद लिखेंगे। तो हमारे जो ग्रुप में लड़कियां थी, क्योंकि वो माइक्रो लेवल प्लानिंग वगैरह पे तो वो कभी की नहीं, तो बोली दीदी कैसे होगा। और हम लोगों ने तो पढ़ाई छोड़ दिया, तो हमें लिखना भी शुद्ध ढंग से नहीं आता। मैंने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शुद्ध लिख रहे हैं या अशुद्ध लिख रहे हैं, या हम कितने बड़े पढ़ाई करके लेसन पढ़ के आए हैं, रिसर्च करके आए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो लिखेंगे अपने जीवन का अनुभव लिखेंगे, जो आज घटा है वो लिखेंगे, जो मेरा अनुभव आने वाले कल के बारे में कहता है वो लिखेंगे। तो उसी से वो 4 पेज की जुगनू हम लोगों ने तैयार की थी कि अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं, आप मेरे बारे में क्या लिखते हो वो बाद में देख लेंगे, लेकिन अब अपने बारे में सच लिखो। तो मीडिया मतलब एक उसको सोचता था कि हमारी इज्जत पे बट्टा लग जाएगा अगर हम डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर आप प्राउडली कह रही हैं। देखिए मीडिया क्या सोचता था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक मैगजीन ने मेरे बारे में, जब मैं सच बोलती हूँ, जबकि मैं सच बोलती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द, हाँ, तो एक मैगजीन ने, बड़ी मैगजीन है बिहार की, उन्होंने लिखा बदनाम गली के कुछ टाइटल था उसका, और उसमें मेरा नाम उन्होंने, जबकि मेरा नाम नसीमा खातून है, बानो नहीं है, तो उन्होंने बानो लिखा कि नसीमा बानो जो इस इलाके में पैदा हुई और इस धंधा के लिए पली बड़ी, ऐसा लिखा उन्होंने। तो मुझे जब वो मैगजीन उन्होंने भेजा तो मैंने उनसे पूछा कि पहली बात तो खातून हूं मैं, तो ये नसीमा बानो कौन, हो सकता है कोई और नसीमा बाने हो। तो उन्होंने कहा अरे मैडम आपका खातून टाइटल नहीं पता था तो हमने बानो लगा दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आपने कैसे लिखा कि मैं इस इलाके में जन्मी हूं, तो मैं धंधे के लिए ही पली बड़ी गई हूं। तो पता उन्होंने क्या कहा, अरे मैडम आप क्या बात कर रहे हैं, कौन नहीं जानता कि क्या होता है। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनको बोला कि एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आपका बेटा क्या करता है? ना पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। बोले उसको पत्रकार क्यों नहीं बना? अरे मैडम पत्रकार क्यों बनेगा? मैंने बोला तो आपने ये कैसे जज कर लिया कि मेरी माँ धंधे वाली है तो मैं भी सेक्स वर्कर ही बनूंगी, और आप होते कौन है बोलने वाले? या तो आप खंडनामा छापिए। बोला अरे छोड़िए नहीं, सब बात करके खंडनामा ऐसे बहुत सारे आते हैं। मैंने कहा ठीक है तो हम भी देख लेंगे। उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लीगल सेक्शन वाले लोग थे, जज वगैरह, वो मुझे जानते थे क्योंकि हम लोग बहुत सारे लीगल अवेयरनेस कैंप भी करवा चुके थे। तो उनको मैंने बताया, बोले नसीमा फाइल करो, उनके मामला दर्ज करते। उन्होंने लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस कि अगर आप खंडनामा नहीं छापेंगे तो कुर्की जब्ती होगी। आपको मैं बताऊं वो पहली लड़ाई थी मेरी। उसके बाद उस मैगजीन ने मुझे बकायदा अपने यहाँ बुलाया, माफी मांगा, एक अच्छी सी खबर निकाली, बोला कि हमारा ये जो सोचने का तरीका था वो हम गलत थे, ये हम मानते हैं। एपोलॉजी उन्होंने अपने तरफ से आपको, अगर वो नहीं अरे रहते तो मुझे आगे जाना पड़ता, क्योंकि देखिए अब मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना। आपको खोने के लिए इंसान के पास क्या होता है कि सब कुछ चला जाए, इज्जत ना जाए। और मैं तो ऐसे बदनाम गली में पैदा हुई हूँ जिसका कोई इज्जत ही नहीं है। तो आप बताइए मेरे पास खोने के लिए है क्या? है कुछ? और जब इंसान के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता ना, तो उसको दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। और मैं तो लड़की होकर ये बात कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं तो चाहे कुछ भी अच्छा कर लूं, कहलाऊंगी वेश्या की बेटी। वेश्या एक गाली शब्द है जो लोग बड़े अच्छे से जुबान में बोलते, जैसे लगता है कि उनको क्या मिला। अभी एक पत्रकार आया, यूट्यूब बनाया हुआ, तो उन्होंने ये शब्द यूज किया। मैंने कहा खबरदार अब दोबारा न बोले। बोला क्यों? हम बोले ये गाली है। तो क्या बोलना चाहिए मैडम? बोले सेक्स वर्कर बोलिए, यौन कर्मी बोलिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह ही दिया है, तो आपके जुबान पे क्यों नहीं चल रहा? आप गाली बकने आए हैं क्या? नहीं मैडम, हम बोली अब आप ये नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही बात है। तो इस नोट पे मैं आपसे एक सवाल जरूर, मतलब पहले भी था कि जैसे आपने बहुत वक्त बिताया है इस पूरी कम्युनिटी के
उत्थान में, इनको एक समाज के मेन स्ट्रीम उसमें लाने की कोशिश में आप लगी हुई हैं और लगातार अलग अलग तरह के प्रयास करें, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसका मिला? जैसे मीडिया के बारे में आपने कहा कि उस समय मीडिया बहुत निगेटिव था इस एस्पेक्ट को लेकर के, कम्युनिटी, पुलिस या आपको मीडिया या प्रशासन, सबसे ज़्यादा अपलिफ्ट किसने किया? आपके कम्युनिटी ने, या जैसे वहाँ के बाकी लोगों ने, या मीडिया से जैसे कुछ अच्छे फैक्शन भी आए जो आपको उठाने का काम किया? सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसका मिला जब आप उभर रही थी उस समय, जब आपको कोई नहीं जानता था? अगर कहा जाए तो ऐसा कोई सपोर्ट बना बनाया मेरे लिए तो नहीं था। जिनसे भी मैं आज बहुत दिल से जुड़ी हुई हूँ और उनको मैं हमेशा ये मानती हूँ कि वो मेरे बैकबोन के जैसे हैं, 1 to 1 लोग ही हैं, बहुत बड़ा समूह नहीं है मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा सपोर्टिंग जो प्रॉब्लम्स थे ना, वो मुझे ज़्यादा धक्का दिए। अच्छा, मतलब आपने खुद से एक इंस्पिरेशन, जैसे आपको लगता है ना कि जैसे मान लीजिए कि पीछे से कोई फोर्स दे रहा हो, तो फोर्स क्या था मेरा फोर्स, मेरा वो सपोर्ट करने वाले लोग तो मेरे बैकबोन हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा फोर्स का काम, जितने सारे ये सवाल थे ना मेरे, आज भी जब मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे तुम ऐसा हो जाएगा वैसा, तो मैं कभी भी रुकती हूँ। जैसे मैं 12 साल कटअप हो रही, तो मेरे जहन में एक ही बात था कि ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी हमारा बन रहा है चीज़ों से, ये गैप था ना, कि ये खात्मा नहीं था, ये ठहराव था। और ये जो ठहराव है ना, ये बहुत बड़ा, कभी कभी इंसान ना जब दिन भर मजदूरी किए, काम किए और अभी थक गया, थोड़ा रेस्ट हो जाना चाहिए। फिर जब आप रेस्ट करते हैं ना, माइंड शांत होता है, तो फिर आप अपने आप वो सारी चीजें आती है। फिर जब नेक्स्ट डे आप शुरू करते हैं तो आप पूरा एनर्जी के साथ करते हैं। तो मेरे लिए जितने भी मेरे सवाल थे ना, जो आज मैं बड़े अच्छे से एक एक लाइन आपको डिफाइन करके बता रही हूँ कि पापा ने ऐसे बोला, वो एक सवाल उस समय मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, वो सवाल था। अब मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे एक के बाद एक सीन फिल्मों जैसी दिखती है कि वो चल रहा है। तो मुझे लगता है मैं अपने बारे में नहीं, किसी और, ना सीमा की, मेरे दूसरे जन्म की कहानी सुना रही हूँ किसी को। क्योंकि सोचिए ना, लाइफ में इतना जल्दी आप उस चीजों को देख लेना, मतलब एक होता है कि आप लोगों को देख के उंगली उठाते हैं। मैंने कभी किसी सेक्स वर्कर को नहीं बोला कि ये गलत है, या किसी नेता को नहीं कहा कि आप ये क्यों बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अरे मैडम आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, छोड़िए ना। तो मैंने उनको यही बात बोला, क्यों आपको बुरा लग रहा है? वही अगर कोई नेता आके वो बात बोलता तो आप उसके नाश्ता भी करते, सर करके बात भी करते। और आज आपको इसलिए सुनने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि एक धंधे वाली की बेटी बोल रही है। तो ये जो वो है ना फोर्स, जो आप बोल रहे हैं कि जो आपको सपोर्ट किया, ये अगर नहीं होता ना तो मैं आगे नहीं निकल पाता। मतलब आपकी इंस्पिरेशन ही आपको सबसे ज्यादा पुश करी, सेल्फ। आज के डेट में मैं सबको यही बोलती हूँ, मुझे एक अवार्ड मिला था, उसमें भी मुझे मंच पे ये सवाल पूछा गया था कि आपको कब ऊर्जा कब मिलती है। तो मेरा ये था कि मैं बोलते बोलते जब इमोशनल हो गई, तो मैं आज भी बहुत सारे लोगों को बोली कि अगर मैं रो देती हूँ ना, अगर मेरे आंख से आंसू निकल गए, तुम बोलोगे ना महिलाएं रो रही है कमजोर है, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं। अगर मैं रो दी किसी भी वजह से, तो समझिए कि उसके बाद मैं 2 गुना पावर में काम करूंगी। अगर किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति ने मुझे किसी भी वजह से रुलाया, तो ये वो सोचते होंगे कि मैं कमजोर हो गई या उन्होंने मुझे डायल्यूट कर दिया। नहीं, मैं उनको बोलती हूँ कि आधे घंटे बाद आप मुझे फिर मिलना, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपने मुझे रुलाने की हद तक अगर आप आ गए, इसका मतलब कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, आप मुझे तोड़ रहे हैं। और जब आप तोड़ना चाहते हैं तो मैं और एकजुट हो जाती। तो वो नाम का जो मैंने आपको बताया ना कि पहले तो मुझे लगता था अब्बा ने ऐसे ही रैंडमली नाम रख दिया नसीमा, अब मुझे अपने नाम का मतलब समझ में आता है कि कोई सीमा नहीं। तो बस जब नाम ही नसीमा है तो फिर क्या डरना भैया सीमा से। वैसे आपसे बात करके मुझे एक मिर्जा गालिब का शेर याद आता है
कि रंज से खोगर्ज हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। तो आपने जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में देखी बचपन से लेकर के अब तक, जो आप जितनी चीज़ें आपने झेली और लड़ाई की हैं, तो अब मुश्किलें आपके सामने मतलब आपको और हौसला दे देती हैं, वो आपको तोड़ने के बजाय हाँ, और वो इंस्पायर कर देती है कि मुझे अब और क्योंकि शिद्दत वो से। जो एक सवाल है ना कि भागना नहीं है, भागते कब रहना। अब आपको पता है कि जिंदगी में हर किसी के जीवन में मैंने ये महसूस किया, क्योंकि अब मैं अलग अलग समाज के साथ भी काम की हूँ, तो मुझे पता है कि जिंदगी हमेशा दो राह पे खड़ी होती है। तो उस समय स्थिति ये होता है कि आगे कुआं पीछे खाई, तो खाई में गिरेंगे तो पता नहीं चलेगा, कुआं में गिरेंगे तो थोड़ा हाथ पैर टूटेगा, यार निकल सकते हो। तो हमेशा आगे जाने की कोशिश करो, खाई में जाने की कोशिश मत करो कि लापता हो जाओ। अब मुझे कोई धमकी भी देता है, पहले कोई धमकी देता कि तुमको डर नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे जगह रेड लाइट एरिया को बंद कर दिया, मैंने सामने से बैठ के प्रोटेस्ट कर दिया। तो बहुत लोग बोले कि तुम अभी छोटी हो, अभी तुम्हारा लाइफ भी शुरू नहीं हुआ, कल को कोई मार देगा। तो बोले मरना तो एक न एक दिन तय। अब ये सोच लीजिए कि आपको मरना कैसे। अगर आप मुझे मारते हैं तो ऑलरेडी मैं इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ, मैं लोगों के लिए भगवान बन जाऊंगी। आप मुझे यहाँ खत्म करोगे, कल सबके घर में वो तस्वीरें पहुंच जाएंगी, नसीमा खातून ये थी, नसीमा खातून, इतिहास दोहराएगा। तो या तो आप मुझे खत्म करके भी नहीं खत्म कर पाओगे, और मैं तो बोल ही नहीं हूँ कि मैं आवाज हूँ। भले ये शक्ल है, ये शरीर से ये आवाज निकल रहा है, ये खुदा की मर्जी है, लेकिन मैं तो एक आवाज हूँ। वो किसी ना किसी की तो होगी ही, कोई ना कोई सेक्स वर्कर की वो होगी जो मेरे अंदर से फूट फूट के निकल रही है। तो मैं कभी कभी खुद ही मानती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ मैं नहीं हूँ, कोई और मुझसे करवा रहा है। और मुझे लगता है सिर्फ सेक्स वर्कर की कम्युनिटी नहीं, एज अ पर्सन अगर मैं अपनी बात करूं, या जैसे मैंने बताया कि मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन आपके काम से और आपके पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व से इंस्पायर थी, तो मुझे लगता है एक जनरल कम्युनिटी भी बहुत कुछ सीख रही है। आप जिस तरह का काम कर रही हैं और जिस तरह से अपनी बातें सामने रख रही है बिना लाग लपेट के, बहुत लोग उसको जो कहते हैं ना लीपा पोती करके रखते हैं। तो आपके बात करने के अंदाज में या कहने के समय वो चीज़ नहीं बिल्कुल भी लगता कि आप किसी चीज की लीपा पोती कर रहे हैं, बिल्कुल अक्षरशः जिसको बोलते हैं सत्य बोलना। क्योंकि कहानी मैं किसी और का नहीं, खुद का बोल रहा। अगर मैं किसी और के बारे में बोलूं कि मैंने ये किया, मैंने उनके लिए वो कर दिया, तो वो गलत है जी। और जैसा कि आपने कहा कि आप किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, आप जैसी हैं और जिस तरह का जीवन आपने जिया, जैसे घर पे इस घर पे आके रहना है तो रहो, आपके अंदर अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जिस हालात में हूँ उसको अगर तुम देख सको और आकर के उसको एक्सेप्ट करते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज आप अपना रास्ता तय करो। जैसे कहानियों की बात, तो मैं एक चीज ये भी एक सवाल आपसे पूछना कर, ऐसी कोई कहानी जिसने, जैसा आपने कहा कि खुद से ही इंस्पायर हुई हूँ मैं, जब किसी ने रुलाने की कोशिश की और कोई ऐसा अगर रुलाने के कगार पे आ गया तो समझ लीजिए कि आपको तोड़ना चाह रहा है बजाय कि हौसला बढ़ाने की, तो कोई ऐसा आप जब काम कर रही होंगी तो आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए होंगे, कोई ऐसा जो अभी तक आपको कचोटता है कि यस मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कुछ चीजें ऐसे पढ़ी भी थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं जैसे आपके साथ किसी शायद सीतामढ़ी में जहाँ की आप चर्चा कर रहे थे, वहां पे कोई बस्ती जला दी गई थी शायद, जो सेक्स वर्कर्स की बस्ती थी, तो उसके लिए आपने फाइट किया था और उसका नतीजा शायद कुछ पॉजिटिव उसका नहीं आया था, मतलब पॉलिटिकल कम्युनिटी ने आपको उतना सपोर्ट नहीं किया। नहीं, वो क्या हुआ कि वो जो इलाका है सीतामढ़ी, वो जनक जानकी का जन्म भूमि है, मतलब सीता जी का जन्म भूमि है, और मेरा ननिहाल है, और वो पूरा रेड लाइट एरिया है। बोहा टोला लोकल नेम है, खजूरबन्नी बोहा टोला के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो जहाँ से मैं आपको कहानी सुना रही थी कि कैसे कैसे वहां से मैं शुरू की, तो वहां पे 2004 में एक बार आग लगी कुछ घरों में। तो वो पर्टिकुलर किसी का रंजिश था और रिंग बांध के उस पट्टी के लोग आके आग लगा दिए। तो वो मामला मेरे पास आया, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोगों को ये जरूर पता है कि मैं रियल केस पे उनके साथ खड़ी हूँ, लेकिन अगर वो गलत काम करेंगे, किसी लड़की को जबरन लाना, ये करना, तो उसमें मैं उनके साथ नहीं खड़ी हूँ। और मैं उनको ये नहीं कह रही हूँ, वो मुझे नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं इसके अगेंस्ट में जाऊंगी।
तो वो जब केस हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया और फिर उस मामला को हम लोगों ने दर्ज कराया मामला और केस बन गया। केस बन गया तो मैंने उनको बोला तो कम्युनिटी को कि आप कंप्रोमाइज मत करना। तो इन लोग पे प्रेशर आने लगे, पैसा ले लो, कंप्रोमाइज कर लो, करते करते जो अब उस इलाके में जो मुखिया बना था उसने कंप्रोमाइज लगा दिया। अब मैंने उनको बोला आज आपने कंप्रोमाइज किया है, 2 साल बाद फिर घटना हो गई। और ठीक 2 साल बाद 2008 में रामनवमी का महीना था, राम भगवान का जो मेला लगता है, तो वो उस इलाके में, चूंकि वो इलाका बीच में है, नदी है और बीच में टापू जैसा है और चारों तरफ से रिंग बांध, मतलब नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, तो पूरे बैल लेकर गांव से लोग आते हैं और बैलों का मेला लगता है। तो 9 दिन तक वो पूरा मेला चलता है। तो वो समझिए कि वो इलाका बीच में छुप जाता है और चारों तरफ से बैल ही बैल दिखेंगे आपको। तो उस समय उन लोगों ने, चूंकि कंप्रोमाइज तो हो ही गया था, अब उन पे कोई शक हो ही नहीं सकता था, कोई इन लोगों ने बॉन्ड नहीं लिखवाया, कंप्रोमाइज कर दिया। तो उन लोगों ने एक भीड़ का फायदा उठाया और एक दुकान में, चूंकि मेला लगता है तो उस इलाके का थोड़ा सा इनकम बढ़ जाता है ना, तो वो लोग उस महीने में कमाते हैं, तो सेक्स वर्क भी उनका चलता है, साथ में छोटे छोटे दुकान भी लगा लेते हैं। तो एक गुटखा का पैकेट पे झगड़ा शुरू हुआ। 1.5 रुपए का गुटखा था, वो 2 रुपए में बेच रहे थे। मेला में तो हर जगह होता है ना, आप एयरपोर्ट चले जाइए, आपको 5 रुपए की कॉफी 250 रुपए की मिलेगी, तो आप जाके झगड़ा तो नहीं करिएगा। लेकिन वहां पे झगड़ा हो गया तो उनकी पहले से प्लानिंग थी। जैसे हमारे आप में झगड़ा हुआ तो इधर के लोग, चूंकि गोल राउंड में था, इधर के लोग यहाँ आए, उधर घर जला दिया। अब उधर का लोग देखा कि इधर आग लगी है, तो उधर के लोग उठ के आग बुझाने आए, तो उधर का घर जला दिया। अब इधर के लोग इधर गए तो इधर जला दिया। छोटे छोटे गैस सिलेंडर रखे, जला दिए। बच्चा पैदा हो रहा है, आग में फेंक दिया। बूढ़ी औरत है, भाग नहीं पा रही, बैठे बैठे जल गई। जो थोड़े से मंदबुद्धि महिलाएं थी, उनके साथ पब्लिकली रेप हुआ और पुलिस फायर ब्रिगेड को भेजा गया। हमने बात की, उसी समय पता चला, मेरे अब्बा बताया, पूरा उनका हाथ वाथ सब जल गया। तो फायर ब्रिगेड को भेजा गया, रोक दिया गया, आग नहीं बुझाने दिया गया। वो वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जाके। और हार्ट प्रॉब्लम लोग हैं, हार्ट अटैक आ गया वहीं पे, कोई पूछने वाला नहीं था। पुलिस भीड़ को भगा रही थी। अब भीड़ पर तो कोई केस नहीं हो सकता। और ये सब उसी इलाके में हो रहा था जिसको मुखिया उस समय कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हाँ, उसी के 2 साल बाद। अच्छा। अब उसके बाद वो क्या हुआ कि कुछ लोग तो जान बचा के क्या किए पता है, जान बचाने के लिए कुछ लोगों को घर में बंद कर दिया, तो छत से छलांग लगाए। कुछ लोगों ने जितने पैसे कमाए थे वो गोद में लिया, भीड़ जैसे उनके पास है उस पर पैसा लुटाए, सब पैसा चुनने लगा, वो भाग गए। अच्छा। ऐसे करके बहुत सारे लोग अपना जान बचा के भाग गए। 350 लोगों को पुलिस ने रिकवर किया, अब पुलिस लाइन में ले जाके रख दिए। उस वक्त क्या हुआ कि पुलिस लाइन में जाते ही तमाम ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गए, टेंट वेंट लगा के, लहठी बिंदी निर्माण, वही शिक्षा अभियान सब आ गया। अब बताइए, ये ह्यूमन राइट्स की बात करें, मानवता की बात करें, छोड़ दीजिए विभाग, छोड़ दीजिए सरकार, मानवता की बात करें। आपके परिवार को जला दिया जाए, आपको पता नहीं कि आपके तन पे कपड़ा दूसरा कहाँ से आएगा, आपको पता नहीं कि आपका छोटा बच्चा कहाँ है, आपकी माँ जल के बढ़ गई, वो उसका लाश कहाँ है, आपको इस बात की चिंता होगी। और आपको सरकार कहेगा चलिए अब आपको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, आइए अब आपका हम चिरंजीवी योजना में नाम कर देते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स लाइए और ये सब कर लीजिए, चलिए आपका हम बच्चे का MBA करा देते हैं, आपको ये जॉब मिल जाएगा। अब क्या करना उस समय आपके लिए लाजमी होगा, बताइए। पहले अपने बारे में उस समय क्या आप इतना मेंटल इस चीज के लिए तैयार हैं क्या? उन महिलाओं ने, 350 महिलाओं ने कहा, जिस दिन मैं वहां बैठी थी उस दिन आप सब कहाँ थे? तो मुझे लगा कि वही बात जो 2004 में हुई थी, 2002 में दीपिका सूरी जी के साथ हुई थी, तो वहां तो वो 50-60 सेक्स वर्कर को अंदर की थी, यहाँ तो पूरे गांव की बात थी। तो फिर जो लोग इधर उधर भागे थे, पुलिस के पास जितने लोग थे उनको तो मैं नहीं ले सकती थी, तो जो लोग इधर उधर भागे उनको कांटेक्ट करना शुरू किया। और इत्तेफाक क्या है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो मई जून का महीना ही होता है और वो भी इसी समय था तो वो उन लोगों को इकट्ठा किया, कम से कम 60-70 लोग, उसमें महिला और पुरुष, बच्चे बच्चियां सब हमको मिले। हमने
सोचा कि अब जिला प्रशासन से बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता चला कि उस घटना से पहले कलेक्टर को एक लेटर गया था और एसपी को, जिसमें ये बात जिक्र की गई थी कि ये इलाका जनक जानकी का जन्मभूमि है और बोहा टोला घिनौना अपराध है, आप इसको बंद कराएं नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और वो एप्लीकेशन पे कोई चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि ये तय था कि ये घटना होना है। ये बात मुझे कैसे पता चली? क्योंकि आई एम डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर। अब कहीं भी जाती हूँ, सेक्स वर्कर की तरफ वकालत करना है तो सेक्स वर्कर की तरफ से बोलेगा कौन? सेक्स वर्कर तो बोलेगी नहीं। तो जब मैं वहां पहुंची घटना स्थल पे, तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने कि नसीमा जी कल शाम को आज ही यहाँ मीटिंग होनी है जिला प्रशासन की इसी मुद्दे पे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी आऊंगी। जब मैं गई तो शहर के तमाम लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो एक नसीमा है, अब वही है ना, रावण के घर में विभीषण बन गए हम, तो वो विभीषण बना के हमको खड़ा कर दिए, देखो ये कितना बढ़िया काम कर रही है, वो महिलाएं ऐसे गलत काम कर इसलिए ऐसा घटना हुआ। तो मुझे ये बात पता चली कि ये जो जनक जानकी का जन्मभूमि है और बोहा टोला घिनौना अपराध, इसको तब्दील करने की जो डिमांड थी वो ये था कि एक जानकी कॉम्प्लेक्स बनना था, इसलिए वो प्रॉपर्टी का वो मैटर था। तो अब ये बताइए कलेक्टर क्या करेगा उसमें? तो मुझे लगा कि यहाँ तो इंसाफ होने से रहा। अपने सारे लोगों को मैंने सूचना दिया कि मैं फलाने जगह हूँ, 2 गाड़ी बुक किया और उनको रात को बिठाया और मैंने बोला आप लोग पहुंचिए पहले उस जगह पे, मुजफ्फरपुर के पटना पहुंचने से पहले मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे एक जगह है, वहां पे बस स्टैंड में पहुंचिए और मैं पीछे से आती हूँ, क्योंकि कलेक्टर को पता था ना कि मैं यहाँ हूँ। तो वहां पे क्या गर्मी में इतना काम करने का मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने उनको बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकला, तो मैं 350 महिलाओं को कैसे कन्विंस करूंगी? तो उनका कहना था कि इनको कन्विंस करके दूसरे जगह भेज देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनना था ना, सेक्स वर्क बंद नहीं करना था, कॉम्प्लेक्स बना था। ये तो मैं समझ गई कि ये फंडा ये है। उसके बाद हमने वो, आप जितना भी, मैं चूंकि आप ऑनलाइन बात कर रही हूँ, तो आप जितना भी सेक्स वर्कर का रेड लाइट एरिया है भारत की किसी जगह पे जहां बंद भी कराया गया है, आप एक बार जाके वहां देखिएगा वो जगह बंद क्यों कराया गया था और आज वो लोग कहाँ हैं। उनके लिए अल्टरनेटिव कुछ किया गया? नहीं किया गया, बस हटाया गया, क्योंकि वो जगह अब मार्केट वाला हो गया है। तो मार्केट चाहिए लोगों को, सेक्स वर्क बंद नहीं चाहिए, मार्केट चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी फिल्म है जो आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि गेम क्या है सेक्स वर्क के पीछे। जी नहीं, मैंने भी कई जगह ऑब्जर्व किया, जैसे हमारे भी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो कुछ एक क्लस्टर हुआ करता था जहाँ पे सेक्स वर्क अभी भी होता है, लेकिन अब वहाँ से हट गया मैम। हाँ, लेकिन वो माइग्रेट करते रहते हैं, लेकिन और ये सवाल भी कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो बातें करना टैबू भी माना जाता है ना। हाँ। कोई बात करेगा तो तुम्हें क्या पड़ी है। तो मैं भी, वो भी हाईवे पे था और मैं जाते हुए वहाँ पे कई बार मेरे जहन में आया, उसके बगल में जस्ट आप देखेंगे तो एक हॉस्पिटल है और अब सही बात है वो भी एक कॉम्प्लेक्स का रूप ही लेता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो आप कॉम्प्लेक्स वाली बात कर रही हैं, तो फिर हम वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके पहुंचे कहाँ? जनता दरबार। अच्छा, जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहली बार। अच्छा। और जनता दरबार में पहुंचे तो हमारे जो पीछे बैकबोन वाले लोग हैं ना, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अधिकारी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस बात को लोग एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे आपको समझ में आ गया और सारे लोगों को समझ में आ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि नसीमा अंदर जाने नहीं दिया जाएगा अगर आप ये बात लेके गए तो मैंने पूछा कैसे जाने देंगे? तो बोले कि वो जो जनता दरबार है ना वो इशू बेस्ड होता है, मतलब मुद्दा आधारित होता है। नीतीश कुमार जी के, उस समय नीतीश कुमार जी थे, तो जनता दरबार नीतीश कुमार जी का था, तो उसमें क्या होता है, मुद्दा आधारित होता है। स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, तो जो मुद्दा फिक्स होता है उसी में आप एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। तो हमारे साथ जितने भी लोग गए थे, किसी का जला हुआ, किसी का सर फटा हुआ, किसी का कपड़ा नहीं, तो ऐसी हालत में थे। और वो भी गर्मी का महीना, नहाने का ठीक नहीं। अब ऐसे हालत में कौन मानसिक रूप से ही वो परेशान है, खाने पीने का भी उनको बहुत मुश्किल से उनका काउंसलिंग कर करके उनको। फिर हम लोग सैटरडे की नाइट पहुंचे पटना। वहां एक दिन हम लोगों ने एक धर्मशाला में बिताया। फिर खादी भंडार ने हमारी मदद की, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ।
कि खादी परिवार ने हमेशा मुझे बेटी की तरह माना और मेरे हर काम में वो मुझे बच्चे की तरह सपोर्ट किया। इसलिए नहीं सपोर्ट किया कि मैं गलत काम कर रही हूँ, इसलिए कि वो बोले तो उन्होंने अपना वो पूरा जो खादी भंडार का जो जगह होता है ना रहने वाला, वो जगह दिया हम लोगों को। फिर हम लोग निश्चिंत रूप से जगह, वहाँ खाना पीना नहाना सब कुछ, कोई पैसा नहीं। तो एक दिन हम लोग स्टे किए मंडे के अर्ली मॉर्निंग, मतलब वहां पे क्या है 2 बजे रात से लाइन लग जाती है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं जनता दरबार में, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने बात रखनी है ना। तो अब बात था कि हम इस मुद्दा के साथ नहीं जा सकते, दूसरी बात कि हम समूह में नहीं जा सकते क्योंकि मुख्यमंत्री है ना, समूह में जाएंगे तो अटैक वाला मामला हो जाएगा ना। तो हम लोगों ने फिर तय किया 70 एप्लीकेशन, हर किसी के हाथ में एक एप्लीकेशन, बस उसमें कॉमन रखा एक इलाके का नाम और एक डिस्ट्रिक्ट, और बाकी मुद्दा चेंज कर दिया कि शिक्षा का लेने गए थे, अंत्योदय योजना मास्टर साहब नहीं दिया, मार के भगा दी, इसलिए सिर फुट गया। सोचिए कि कितना बनावटी वो काम करना पड़ा होगा, वो भी चंद मिनटों में। और उसी समय जितने हमारे साथी पढ़े लिखे उस ग्रुप में थे 70 लोगों में, उन सबको दिया पेन और कॉपी, लिखो, एक एक के हाथ में डला, अंगूठा लगा और मूढ़ी, आप जानते हैं बिहार में मूढ़ी चूड़ा मिलता है, मूढ़ी या नमकीन हम लोगों ने नाश्ता में रखा था। अब वहां दरवाजे पे खड़ा, लाइन में खड़ा होने के बाद तो भूख प्यास सब खत्म, सबकी उम्मीद बनी थी कि अंदर जाने के बाद कुछ होगा। उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो उनको समझ में आ गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कॉमन था, इलाका का नाम कॉमन था, तो वो समझ गए। तो पुरुष वाले लाइन में तो हम लोग जा नहीं सकते थे, महिला वाले में जो हम लोग 40-45 महिलाएं थी, बच्चियां, हम लोगों ने, मैंने उनको बोला कि देखो, जब अब भी मेन कागज जो था, जो आग लगी 2004 में भी लगी, बाद में भी लगी, और ये कॉम्प्लेक्स बनाने वाली जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, वो अंदर ले जाना भी चैलेंज था, क्योंकि वहां एक एक कागज चेक करते। आपको बताऊं, ये ट्रिक मैं इसलिए ऑनलाइन बता रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार से अपनी बात नहीं रख पाते, क्योंकि वो कागज नहीं पहुंचा पाते, फेस टू फेस, हैंड टू हैंड नहीं दे पाते। कारण क्या होता है कि चेकिंग होता, निकाल दे रहा था। तो हमने क्या ट्रिक अपनाया कि हमारे पीछे जो लड़कियां खड़ी थी उनके हाथ में मैंने फाइल लगाया, मैंने पहला चेकिंग मैं करूंगी। मैं गई, उन्होंने मेरा पेपर एप्लीकेशन चेक किया, मोहर मारा, दिया, मैं पलटी, पीछे उसके हाथ में फाइल था, फाइल में लगाया, अंदर चली गई। वहां पर खड़ा हुआ वाला व्यक्ति थोड़ी ना जानता है कि वो फाइल चेक हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरा फाइल अंदर चला गया। फिर ऐसे करके हम लोग अंदर गए। जैसे नीतीश कुमार जी, फिर हम लोगों को रोक लिया गया कि लास्ट में महिलाएं और विकलांग का बात सुनेंगे, तो उन्होंने विकलांग का भी बात पहले सुन लिया, हम लोगों को रोक लिया। फिर नीतीश कुमार जी आए, इतनी दूरी पे, ये टेबल समझिए बहुत दूरी, और वहां पे वो बैठ के बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि सर, जैसे वो एप्लीकेशन तो झूठा था हमारा, उनको दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा सर ये मुद्दा नहीं है हमारा, फाइल रखा उनके सामने, ये मुद्दा है, आप जानते होंगे। तो उन्होंने जो सहजता से इस इलाके के बारे में या सेक्स वर्कर के बारे में लोगों के फर्स्ट रिएक्शन में निकल जाता है, वो अच्छी बात तो होती नहीं है। तो वो भी नॉर्मल इंसान ही है बेचारे, उनके मुंह से भी निकल गया, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। जैसे उन्होंने ये वर्ड बोला, मैंने उनको यही बोला कि व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो क्या जिंदा जला दीजिएगा। आपका मैंने पढ़ा था ये, ऐसा कहाँ लिखा है। और मीडिया तो वहां पे रहते ही है सनसनीखेज के लिए, तो उनके लिए ये लाइन हेडलाइन हो गया मेरा। तो मैं तो उनको कोई सजा के नहीं बोल रही थी, उन्होंने रिएक्ट किया, मैं रिएक्ट कर गई कि भाई कहाँ लिखा है संविधान में या कानून में, कहाँ जिक्र है कि आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाए तो आप उसको जिंदा जला दीजिए। अगर ऐसा कानून है तो मैं भी आपके साथ अभी ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ ना, मंगाइए पेट्रोल, जला दीजिए हम 45 महिलाओं को। अब वो जितनी महिलाएं थी जो जिनका बच्चा नहीं मिल रहा, रोने पिटने लगी। अब नीतीश कुमार जी बेचारे शॉक हो गए। मैंने बोला दो बात है, या तो जला दीजिए या तो अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा जगह वापस चाहिए। हम टैक्स भरते हैं, हमारा आधार कार्ड है, सब कुछ है। हम एक ही चीज नॉर्मल नहीं उस इलाके के लोग करते हैं, वो है धंधा। तो बदलना धंधे को है, ना कि हमको, ना कि हमारे घर को, ना हमारे काम को।
आप धंधा बदलिए ना, धंधा बदलने पे काम नहीं कर रहे हैं। आप जलाने की बात कर रहे हैं, आप भगाने की बात कर रहे हैं, आप मारने की बात कर रहे हैं, आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं। यहाँ क्रिमिनल भी आके अपने घर में रह सकता है मर्डर करने के बाद भी। वो औरतों ने क्या किया है, तब उन्होंने रोका अपने आप को कुछ और बोलने से पहले, फिर सभी विभाग को बुलाया और तुरंत बोला, फिर उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैंने बोला बड़ा सिंपल है, जितनी ओल्ड एज की महिला है उनको आप पेंशन दे दो, जितने युवा बेरोजगार उनको बिहार पुलिस में डाल दो, जितने पढ़े लिखे हैं उनको स्कॉलरशिप दे दो, और जितने घर जले हैं उनका घर पक्का का बनवा दो। बोले नसीमा आप तो ऐसे बात करो। मैंने कहा आप ही बोल रहे हो ना क्या चाहिए, तो भगवान अगर बोलेगा कि भैया बंदा बोल क्या चाहिए, तो हम पूरा दुनिया मांगेंगे ना, कि ये बोलेंगे कि हमें कुर्सी चाहिए। अरे जब आप नहीं दे सकते हो तो सिंपली ये करो, हमें हमारे घर पे वापस भेजो। तो इतना तो उन्होंने किया, ये इम्पैक्ट हुआ, वापस वो 350 महिला को घर छोड़ा गया। आज वो इलाका वैसे ही है, आए दिन रेड होता ही है, लड़कियां बरामद होती हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी उनसे नहीं छीनी गई, वहां कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने दिया गया। क्यों? क्योंकि यही हमारा मेन यही था, क्योंकि ये क्यों हुआ जाता है, ये मार्केटिंग है, ये मैं समझी। मुझे लगा कि सेक्स वर्कर का होना समाज में वाकई में खराब बात है, ये पहले लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, ये बिजनेस माइंड वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ ये सब यूज करते हैं। इसी नोट पे चूंकि अब समय की भी थोड़ी किल्लत है, तो मैं 2 सवाल एक ही सवाल में पिरो करके आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि अभी आप बता ही रही थी कि अभी तक समाज में, मैं अपने परिजन से बात कर रहा था, हमारे पड़ोस में एक महिला जो है किसी तरीके से इसी पेशे में है, पता लगा, और वो छिप करके ये काम कर रही थी। मतलब जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रहे थे, बहुत नॉर्मल थे, लेकिन किसी वजह से, तो मैंने घर पे ऐसे ही बात करी कि कुछ ना कुछ तो उसके साथ प्रॉब्लम हुई होगी, अदरवाइज वो क्यों, क्योंकि एक अच्छा खासा परिवार था, सब कुछ था। मैंने बोला कुछ तो रीजन रहा होगा, साइकोलॉजिकल रहा होगा, फाइनेंशियल रहा होगा, व्हाटएवर। तो मेरे घर वाले बड़े रिएक्ट कर गए थे कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम किसका फेवर ले रहे हो। मेरे ऊपर भी वो क्वेश्चन करने लग गए कि क्या फिर हम उस औरत का फेवर करें। तो एक ये जो स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्वाग्रह, और जो पूर्वाग्रह से ग्रसित समाज है इस पूरे पेशे के प्रति, उसको आपको लगता क्या है कि कैसे बदला जाना चाहिए? और दूसरा सवाल, जो आप काम कर रही हैं परचम के थ्रू, उसमें कैसे आपको लगता है कि जो आम जनता है या जो भी फैक्शंस ऑफ सोसाइटी या मीडिया, कम्युनिटी, पुलिस, जुडिशियरी, कैसे आपके उस काम में सहयोग, इन 2 सवालों को मैं चाहूंगा। देखिए 2 बात है। पहला तो जो सवाल आपने पूछा ना कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे इलाके में भी आती हैं जो शादीशुदा हैं, अच्छे घर में हैं, और वो बैग से मुंह छिपा के आती है, प्रोफेशन करती है, चली जाती है। उनके पीछे उनका कारण है कि पति का बीमारी है, घर में कमाने वाला नहीं है और पैसा ज्यादा चाहिए घर में सरवाइव करने के लिए। बिजली बिल है, तो राशन का खर्च है, तमाम चीज है, दवाई है, इलाज महंगे से महंगे हो गए, कहाँ से लाएंगे। और जो समाज में एक जो प्रतिष्ठा होता है ना कि मांग नहीं सकते, हम आपसे हेल्प नहीं मांग सकते, फिर होता ना कि इसके पास इतना भी नहीं है, मांगता फिरता है सबसे, तो हम अपने आसपास में ना बड़े रूड होते हैं। भले शादी ब्याह में मिले तो हाय हेलो सेल्फी फिर डालते हैं, लेकिन हम किसी का दर्द उस तरह से नहीं बांटते। तो जैसे आपने पहल किया, आपको सुनना पड़ा, आपने फिर अपने आप को बैक कर लिया। अगर मान लीजिए एक समाज चाहे तो अपने जैसे कुछ समाज समुदाय के बारे में है कि वो अपने आसपास के लोगों का मदद करने के लिए तय करते हैं। उसमें कौन से लोग होते हैं? मर्द होते हैं जो काम नहीं कर रहे, उनको जॉब दिला देते हैं। तो अगर आप आइडेंटिफाई करें अपने एक मोहल्ले में जहां आप रहते हैं कि भाई आपकी ऐसी कितनी माता बहनें हैं जो काम कर रही हैं, अब किस तरह का काम कर रही हैं, उसको कैसे हम ओवरकम करें उनके इस काम को। अगर ये हर एक समाज में लोग बेड़ा उठा लेना, तो हमको लगता है कि किसी की भी माँ को, किसी की भी बेटी को, किसी की भी बीवी को इस प्रोफेशन की तरफ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जिम्मेदारी तो उनको खुद है। दूसरा जो आपने मेरे लिए पूछा कि कैसे सपोर्ट चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमको पता है कि बोल दूं ये दे दीजिए वो दीजिए, सभी मैंने बोला वो नहीं हो सकता,
कि आप जो वास्तविकता है ना उसको देखने की कोशिश कर दीजिए, जो जैसा है उसको वैसे ही देखिए, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही सुनिए, उसमें कुछ दिस दैट यस नो मत मिलाइए। जिस दिन आप चीजों को सीधा सीधा देखना शुरू करेंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कि चश्मे के दूसरे हिस्से को देखना शुरू करेंगे, आपको सत्यता दिखने लगेगी। अगर वो महिला सेक्स वर्कर है तो क्यों है, और है तो क्या हो गया इससे? आप उसके घर का रोटी चलाने नहीं जा रहे, है ना? आप उसको पूछने नहीं जा रहे कि तुम बीमार पड़ते हो तो इलाज के लिए कोई जरूरत है क्या? चलिए 1000 रुपए हम ही आपको देते हैं, ऐसा नहीं करते। तो ये जो परंपरा है ना, ये अब अगर आप देखना शुरू करेंगे तो मेरे जैसी और नसीमाओं को एक रास्ता मिल जाएगा। जैसे आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जो अलग अलग सेक्टर में है, पत्रकार में है और भी अलग समाज में, जो मेरे लिए आज बैकबोन का काम करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको सब चीज क्षमता दिया है, और वो क्षमता में आप एक चीज नहीं कर सकते, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को नहीं देख सकते। तो समझिए हर इंसान का एक बैकबोन होता है, चाहे वो आपका परिवार हो, आपका फ्रेंड हो, कोई हो। तो मेरे लिए जो भी मेरे बैकबोन बने ना, उन्होंने मुझ पे यकीन किया बिना कोई सवाल पूछे। और मुझे आज जान के बहुत अच्छा लगता, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो लोग ऐसे हैं जिनको अगर मैं फोन करके बोलूँ ना कि ये चीज हुआ, मैं ऐसा चाहती हूँ, तो ये वो क्वेश्चन मार्क नहीं करे, क्यों करोगी, कैसे करोगी। वो मुझे ऐसे बोलते कि ऐसा तुम्हें लगता है बेटा कि ऐसा होगा तो अच्छा होगा, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो आज के डेट में ऐसा रिश्ता मिलना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो बहुत कम है। तो दुनिया में आप सब कुछ खो सकते हैं, ऐसे लोगों को खोना फिर बेवकूफी। अच्छा, वैसा तो मैंने कहा कि ये 2 सवाल एक ही में पिरो करके मैं इस एपिसोड मतलब इस पॉडकास्ट का अंत करना चाहूँगा, लेकिन एक सवाल पूछना जरूरी है। वैसे तो आपने पेंटिंग के बारे में बताया, लेकिन ये ऐसा वर्क है जिस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं कि कांस्टेंट ज़्यादातर सैड स्टोरीज मुझे लगता है आपको देखने को मिलती होंगी, और दिमाग बहुत हैवी हो जाता है, प्रेशर बहुत आ जाता है। तो अनवाइंड जो कहते हैं अपने आप को, जैसे थोड़ा सा रिलैक्स करना, तो अभी आप रिलैक्स कैसे करती हैं अपने आप? ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत सैड स्टोरी होती है, तो मैंने आपको बताया ना कि मेरे लिए जो वो सैडनेस वाला जो भी थीम है, वो मेरे लिए फोर्स का काम करती है। वो मेरे लिए दुख का काम नहीं करती, वो मेरे लिए फोर्स का काम करती है। तो मैं अपने आप को फिर पीछे ले जाती हूँ। कब? जब मैं 7 साल की थी, तो उस वक्त फिर मैं सोचती हूँ कि उस वक्त मुझे कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि नसीमा खातून जैसी कोई बेटी है, सेक्स वर्कर की बेटी है, या फलाने जगह रहती है, या फलाने जगह शादी। अभी तो मेरा आप गूगल पे ढूंढेंगे आपको सब मिल जाएगा कि मैं ससुराल कहाँ है, कौन क्या है, कैसे क्या करती हूँ। कोई नहीं जानता था। उस वक्त मैंने अपने आप को रोका नहीं, तो अब तो सवाल ही नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे रिलैक्सेशन जैसे आप होता है ना कि तो जैसे ये जैसे ये काम को डेयर नहीं करूँ ना, तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब ये है कि तो आप उस काम को डेयर करने के बाद ही मुझे शांति क्या मिलेगी। तो नसीमा जी की बातों को आपने सुना, हमारे दर्शकों ने जरूर इनको पहले भी सुना होगा, और मैं खुद ही जब से आपके बारे में मैंने जाना है, मैं लगातार आपके बारे में जो हमारे बाकी के साथी आपके साथ काम करते आए हैं उनसे भी पूछता रहता हूँ, तो काफ़ी प्रेरणा मिली है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का काम आप कर रहे हैं वो बहुत प्रासंगिक है, और मैं बहुत कम लोगों से मैं भी ऐसे रूबरू हो पाता हूँ जिनके बीच में वो कहते हैं कि कोई पर्दा वैसा नहीं है कि अधिकतर मैं भी देखता हूँ कि मुखौटा लगा करके लोग आते हैं, और आपसे जब बातें होती हैं या पहली बार मेरा आपसे फेस टू फेस मिलने का मौका जब मिल रहा है, बातें की हैं, तो लगता है कि कोई मुखौटा नहीं है। जो बात आप कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है, 100% सच्चाई है, और वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो टीटीएस के दर्शक हैं उनको भी काफ़ी प्रेरणा मिलेगी आपके इस पूरे के पूरे जो भी आपने एक्सपीरियंसेस शेयर की हमारे साथ। आपने पाश की एक लाइन आपने कही थी, लेकिन पाश की एक लाइन मुझे लगता है आपके बारे में, और मैं कह करके इस एपिसोड को विराम देना चाहूँगा कि उन्होंने एक लाइन लिखी है कि मैं घास हूँ तेरे हर किए पे उगाऊंगा। तो जब आप अक्सर ये चीज़ कहते हैं ना कि मुझे चैलेंज जब कोई करता है तो मैं और डिटरमिन्ड हो जाता हूँ कि मुझे,
तो मुझे लगता है घास को उन्होंने, क्योंकि घास को सब सोचते हैं कि वो पैर के नीचे वाली चीज है, तो उसको हम बहुत, उसके कोई सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन घास की ये ताकत है कि तूफान में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन घास को कोई आज तक, तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज लिखी कि मैं घास हूँ तेरे हर किए पे आऊंगा। और आप जिस तरह का काम कर रही हैं, वो लग रहा है कि आपके साथ शायद आपको कोई ऑब्स्टेकल रोक नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपके काम और आपकी जो शख्सियत है इसी तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी, उनका उसका नाम और उसका प्रभाव भी हो। Thank you so much, Naseema ji. We are glad to have you on our show. Thank you so much. Thank you so much.